नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? सर हम बहुत बढ़िया है। आप सुनाइए। हम भी बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अमेंडमेंट्स फॉर सीए फाइनल मई 2019 एग्जाम्स के लिए हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आज ये पहला लेक्चर यहाँ पर आपका शुरू होने जा रहा है और अमेंडमेंट्स के जो नोट्स हैं वो एल्डाइन की वेबसाइट पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 27 फरवरी शाम को ही करना। 27 फरवरी की शाम को आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और आज 26 फरवरी को मैं आपके लिए यहाँ पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। एक बार फिर से कह दीजिए राधे राधे। मैं जानता हूँ इस समय जो दौर चल रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, आपके पास समय बहुत कम है, तो मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक बातें बताने का प्रयास करूंगा। यानी आपका कम समय लेकर ज़्यादा बातें बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है? और मज़े की बात ये कि हम शुरुआत कर रहे हैं कस्टम लॉ से। तो अच्छा, टोटल क्लास कितनी लगेंगी जी? क्लासेस मान के चलिए 4 क्लासेस, 3-3.5 घंटे की हमारी 4 क्लासेस लगने की उम्मीद है। और फिर भी देखते हैं, कुछ कम या ज़्यादा जो भी होगा वो सब आपके सामने आ ही जाना है। लेकिन अनुमान ये है कि 4 क्लास हमारी लग जाएंगी। 10 से 12 घंटे का कंटेंट मान के चलो मोटा मोटी हो जाना चाहिए, ठीक है? तो कस्टम लॉ के अंदर जो मेजर चेंजेस इस बार आए हैं उनको मैंने ना हेडिंग्स में डिवाइड किया है। जैसे कि मैं सारी बातें लिखवाऊंगा यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला और बड़ा चेंज ये आया है कि गठबंधन हो गया है। आजकल गठबंधन का टाइम चल रहा है ना बाबू, राजनीतिक तौर पे गठबंधन हो रहे हैं। तो यहां भी गठबंधन हुआ है कस्टम लॉ का और जीएसटी लॉ का, जिसके चलते हुए कई सारी अमेंडमेंट्स आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा अमेंडमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो रेवेन्यू को टारगेट करते हुए रखा गया है, जिसके अंदर आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज का आना ये आपके रेवेन्यू को, यानी सरकार के रेवेन्यू को बढ़ाएगा। और कुछ एक नई एग्जम्पशंस भी इंट्रोड्यूस करी गई हैं। तो वो अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को अफेक्ट करेंगी वो हम देखकर चलेंगे। तीसरी कैटेगरी, कुछ एक इन्होंने अपने कंट्रोलिंग टूल में इजाफा किया है। ऑटोमेटेड प्रोसेस को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया है और उसके चलते कुछ कंट्रोलिंग टूल को भी अपनाया है। उनके चलते हुए कुछ एक लॉ में अमेंडमेंट्स इनको करने पड़े हैं। और कुछ एक अपने मिसलेनियस यहां पर अमेंडमेंट से छोटी मोटी अमेंडमेंट्स, लाइक जैसे जो आपका बोर्ड है सीबीईसी, उसका नाम बदलकर हो गया है सीबीआईसी। ऐसे ही आईजीएम नाम का जो डॉक्यूमेंट हुआ करता था उसका भी नाम यहां पर बदला गया है। तो कुछ इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। तो पहले मैं जो बात अभी आपसे कही है कि मेजर अमेंडमेंट जो इस प्रकार से कैटेगराइज की हैं इनको नोट करवाऊंगा और उसके बाद 1 बाय 1 सारी बातों को हम और डिटेल में एक्सप्लेन करके चलेंगे। तो आप अपने पास एक रजिस्टर रख के चलेंगे, ठीक है? और जितनी भी अमेंडमेंट्स मैं आपको बाई हैंड लिखवाना चाहता हूं आपको समझ में भी आएंगे। और एक बार हाथ से लिख लोगे ना तो फिर आई थिंक आपको रिवीजन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से वो रिकॉल आपको हो जाएंगी। तो लेट अस स्टार्ट। हम मेजर चेंजेस इन कस्टम लॉज वहां से शुरुआत करके चलते हैं। मेजर चेंजेस इन कस्टम लॉज। अच्छा, आजकल मेरे पास ना रिविजनरी वीडियोस के लिए भी कॉल्स आ रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही ये अमेंडमेंट क्लासेस हमारी ख़त्म होंगी उसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। और इस बार रिवीजन करवाएंगे अपनी इस कॉम्पैक्ट बुक से। तो आपको जो जीएसटी के रेगुलर बैच में 3 या 4 मॉड्यूल आपको मिले थे वो तीनों चारों मॉड्यूल इस बुक के अंदर हमने कर दिए हैं। तो मतलब इकट्ठे इसमें कर दिए हैं। तो यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट द बुक। तो इसके हेल्प से हम इस बार रिविजनरी वीडियो अपने डालेंगे, ठीक है जी? तो मेजर चेंजेस के अंदर तो एक काम करो ना, आप ना एक टेबल बना लीजिएगा अपने रजिस्टर में। एक थोड़ा हेडिंग के लिए हम रख लेंगे यहाँ पर और राइट हैंड साइड में ऐसे करके चलेंगे। एक टैबुलर फॉर्म में सारी बातें आ जाएंगे। तो पहला है हमारा, यहाँ पर मैं थोड़ा हेडिंग को और एलाबोरेट करता हूँ अपनी को।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक ब्रॉडर कैटेगरी यहां पर चुनी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके तहत जोन जोन से अमेंडमेंट्स आए चर्चा करते हैं। इसमें रखा जाता है आपका कस्टम लॉ इंटीग्रेट किया गया विद जीएसटी, जिससे कि आसानी हो और सुविधा हो। आपका कस्टम लॉ इंटीग्रेटेड विद जीएसटी, उसके चलते चेंजेस हैं। पहला चेंज क्या है सर? नाउ बिल ऑफ एंट्री, इसमें लिखेंगे इसके अंदर आप, नाउ आपकी जो बिल ऑफ एंट्री होती है, शिपिंग बिल एटसेट्रा, शिपिंग बिल एटसेट्रा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज होते हैं, आर टू बी फाइल्ड थ्रू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, आर टू बी फाइल्ड कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिकली जो भी आपके दस्तावेज फाइल किए जाने हैं, तो वो ऑटोमेशन की तरफ हम बढ़े हैं, तो यहां पर आपके वो डॉक्यूमेंट फाइल किए जाएंगे। इसके चलते हुए हैंस जो आपके पुराने फॉर्म्स थे बिल ऑफ एंट्री का, शिपिंग बिल वगैरह के, ओल्ड फॉर्म्स जो थे वो रिप्लेस हो गए बाबू, रिप्लेस्ड विद न्यू फॉर्म्स। तो एक बड़ा यहां पर बदलाव किया गया है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली कर दी गई हैं, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया है, फॉर्म्स का सारा प्रारूप बदल गया है। ओके जी। दूसरा, यहां पर आपके जो क्लियरेंस ऑर्डर प्रॉपर ऑफिसर इशू किया करता था, उसको भी अब कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू इशू किया जाएगा, यानी कि क्लियरेंस ऑर्डर भी अब इलेक्ट्रॉनिकली इशू किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ऑल क्लियरेंस ऑर्डर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर सेक्शन 46 जब गुड्स को डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हैं। दूसरा, अंडर सेक्शन 68 जब गुड्स को वेयर हाउस में डलवाते हैं, 60 जब गुड्स को वेयर हाउस में डलवाते हैं। और तीसरा, अंडर सेक्शन 68 जब वेयर हाउस से गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हैं। तो ये जो आपके ऑर्डर्स थे अब इशू किए जाएंगे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, टू बी इशूड थ्रू custom automated system. However, जैसे पुराने तरीके से इशू किया करते थे, however, custom officer may also issue such क्लियरेंस ऑर्डर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पर इकट्ठा ही फेंक दिया गया हो, पुराना जो सिस्टम था वो भी है और धीरे धीरे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम को भी हम बढ़ावा देकर चल रहे हैं। आज के डेट में कुछ एक केसेस में कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी के अंदर जो कस्टम अधिकारी जैसे पहले इशू करता था वैसे ही है। वक्त के अनुसार सारा टेस्ट हो जाने के बाद में फिर ये सारा का सारा जो कार्यभार है कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पर ही डाल दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑर्डर आ जाएंगे, तो सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली ही हो जाएंगी। मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम उसमें रहेगा। अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात पेमेंट को लेकर। अब चूंकि ये कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है, नाउ पेमेंट ऑफ, बड़ी बात लिखने जा रहा हूं, ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी
उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उसके संबंध में जो पेनल्टी एटसेट्रा, जो भी मिसलेनियस चार्जेस आप कस्टम डिपार्टमेंट को पे करके चलते हैं, अब इनका पेमेंट किया जाएगा ई कैश लेजर के माध्यम से। जब रेगुलर बैच में आपको पढ़ा रहा था तो इस तरफ इशारा किया था कि कुछ ऐसा भविष्य में होने वाला है और वो चीज आ चुकी है। नाउ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा आर टू बी मेड या पेड बाय यूजिंग ई कैश लेजर। ई कैश लेजर यानी कि जो 3 बातें लिखी हैं, ये बात है आपकी डॉक्यूमेंट संबंधी कि डॉक्यूमेंट कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, ये बात आ गई क्लियरेंस ऑर्डर पर वो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू, और ये बात आ गई कुल मिलाकर पेमेंट को लेकर कि आपका जो इंपोर्ट ड्यूटी का, जी सही सुन रहे हैं आप, जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह का वो ई कैश लेजर जो जीएसटी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वहां के थ्रू आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो टाई अप बेसिकली यहां पर हुआ है, नोट ड्यू टू above tie-up and integration या ऑटोमेशन, इसके चलते हुए कुछ परिभाषाएं बदली गई हैं, कुछ करस्पॉन्डिंग चेंजेस लाए गए हैं। इसके चलते हुए आपके असेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो रीड्राफ्ट करी गई है, उसको एलाबोरेट करके लिखा हुआ है। पहले 2-2.5 लाइन की डेफिनेशन थी, अब उसको एलाबोरेट करके अच्छे से लिखा गया है। दूसरी बात, यहां पर आपके जो कुछ वेरिफिकेशन थे, वेरिफिकेशन, ऑडिट एटसेट्रा को और थोड़ा मजबूत किया गया है। ये जो प्रोविजंस हैं इनको थोड़ा सा और टाइट किया गया है कि भाई अब सारा काम ऑटोमेटेड है तो थोड़ा सा इन पर हमें अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन और हमारे ऑटोमेशन के चलते हुए यहां पर भी कुछ एक बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो रही बात आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर। अब मैं आता हूं अपने दूसरे हेडिंग की तरफ। जी, इन सारी बातों को ना 1 बाय 1 देखकर चलेंगे मालिक। पहले एक माइंड सेट कर दूं मैं आपका कि अमेंडमेंट्स किन किन क्षेत्रों में आई हैं, किन किन हेडिंग्स के तहत हैं। ये आ गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सब आसानी से होगा। ई कैश लेजर के माध्यम से आप ये सारे ड्यूज पे कर चुकेंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड क्लियरेंस ऑर्डर, फटाफट से देरी नहीं लगेगी। अब सारा डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं तो सारी चीजें डिजिटली हमारी हो जानी चाहिए और मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम होना चाहिए। इसी से करप्शन पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो उस दिशा में ये कार्य किए जा रहे हैं। आगे सुनिए, आगे जो अमेंडमेंट है वो रेवेन्यू को टारगेट करते हुए हैं। रेवेन्यू में कुछ एक अमेंडमेंट ऐसी हैं जो इजाफा करेंगे। किन किन सिचुएशन में आपका रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है, बढ़ेगा और कुछ में घटेगा भी। कैसे सर? देखिए, जहां तक बढ़ाने का सवाल है रेवेन्यू को प्लस 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 प्लस, वो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा? तो इसमें मेजर अमेंडमेंट है बाबू, इंट्रोडक्शन ऑफ SWS। यहां पर आते हैं आपके इंट्रोडक्शन ऑफ SWS, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, at the rate of 10% on BCD plus CVD 3(1). और इसकी आने से एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन सेस आपका खत्म हो गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ SWS by replacing एजुकेशन एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। जो आपका 2% और 1% का ये वाला सेस लगता था, ये खत्म हो गया है और उसकी जगह पर ये आ गया है
आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज। मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर इनको समझाऊंगा प्रॉपरली। फिलहाल एक माइंडसेट कर रहे हैं कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम अपने यहां पर उठाए हैं। दूसरी बात, सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर जो सरचार्ज है आपका, ये इकट्ठा किया गया है किस पर्पस के लिए? एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। ये लिया गया है फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी। इसका जो पैसा आएगा 10% से, ये पैसा यहां पर आपका इस्तेमाल किया जाएगा। करस्पॉन्डिंगली आपका जो बैगेज का चैप्टर आया करता था, वहां पर भी रेट बदल जाएंगे। इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट, करस्पॉन्डिंगली जहां बैगेज के हम बात किया करते थे, चूंकि आपका एजुकेशन सेस समाप्त हो गया है, तो बैगेज में 35% का रेट हुआ करता था। अब वहां पर एजुकेशन सेस नहीं जुड़ेगी, बल्कि 10% का ये SWS जोड़ दिया जाएगा। तो ये इसके ऊपर लगाया जाएगा 35% का 10%, यानी कि 3.5% हो गया, और इफेक्टिव रेट आएगा 38.5%। जो पहले 3% का एजुकेशन सेस जोड़कर 36.05% आया करता था, नाउ बैगेज रेट हो जाएगा 38.5%। तो ये तो रहे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने वाली अमेंडमेंट्स। जी, एक और बड़ी मजेदार बात यहां आपको देखने के लिए मिली है। एक और ऐसी घटना घटित हुई है बाबू, जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं यहां पर हुआ इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया जाता है। मान लीजिए बाई मिस्टर एक्स ने किया है और ये गुड्स सोल्ड आउट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है बिफोर क्लियरेंस। तो वहां पर हम IGST और कॉम्पनसेशन सेस की कैलकुलेशन कैसे करके चलेंगे? यानी कि उसका एक नया ओनर आ जाता है। तो ऐसी दशा में फॉर असेसेबल वैल्यू, इन सच केस असेसेबल वैल्यू फॉर IGST लगेगा ना? हाँ सर जी, IGST एंड कॉम्पनसेशन सेस हम कौन सी वैल्यू पे निकाल के चलेंगे? अब तक आप पहले जो देखते आ रहे थे वो ये था कि इनके लिए असेसेबल वैल्यू रहेगी वैल्यू अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू असेसेबल वैल्यू, या अंडर सबसेक्शन 2 यानी कि जो टैरिफ वैल्यू की बात करते थे, प्लस इंपोर्ट ड्यूटी। जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटी CVD है या फिर आपकी वो एजुकेशन सेस हुआ करती थी या एंटी डंपिंग ड्यूटी थी, ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज, ऑल इंपोर्ट ड्यूटीज, ऐसे करके जो वैल्यू आया करती थी उसके ऊपर IGST और कॉम्पनसेशन सेस की हम कैलकुलेशन किया करते थे। इसमें अब इन्होंने जो पहले था वो तो है ही है, साथ में एक चीज और बढ़ा दी है। क्या? कि असेसेबल वैल्यू इज इक्वल टू लास्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। मैं इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले एक आइडिया दे दूं कि हम किस दिशा में काम करने वाले हैं एंटायर कस्टम लॉ के अंदर। जो भी हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन प्राइस रहा होगा, वो वाला प्राइस भी कंपैरिजन में रख के चलेंगे। लास्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए एक्स ने इंपोर्ट किया, वाई को बेच दिया, वाई ने छुड़ाने से पहले जेड को बेच दिया, जेड ने छुड़ाने से पहले किसी ए को बेच दिया, तो जो भी फाइनली गुड्स को छुड़ाएगा, जो भी आखिरी ट्रांजैक्शन वैल्यू रही होगी गुड्स को छुड़ाने से पहले, उस वाली की बात कर रहे हैं। और इन दोनों में करवा दिया कंपैरिजन और बोल दिया विच एवर इज, अब आगे क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं मालिक। इनमें बोल दिया विच एवर इज हायर, चीटिंग कर ली यहां पर, जो भी दोनों में अधिक होगा हम उसकी यहां पर बात करके चलेंगे। इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे छोटे छोटे, ताकि बात हमें प्रॉपर्ली समझ में आए। 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसी पॉइंट के ऊपर, 3 नहीं बल्कि 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद अब बात आती है रेवेन्यू को घटाने वाली, यानी कि कुछ एग्जम्पशंस आपको दी गई हैं जहां से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो घटेगा मालिक। ठीक है जी, वो क्या क्या दी गई हैं?
अगर आप बात करके चलते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स की, अगर आप बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रेस्पेक्ट में कुछ एक एग्जम्पशंस दी गई हैं, उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। किस दशा में एग्जेम्प्ट किया गया है? यदि उसे आप इंपोर्ट कर रहे हो फॉर रिपेयर एटसेट्रा, एग्जेम्प्ट होगा यदि इफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर एटसेट्रा के लिए है, तो यहां से आपको सेक्शन 20 याद आ गया होगा, चिंता मत करना, प्रॉपर कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। और इफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर, और एक और आएगा इफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर। दोनों बातों में फर्क क्या है? रिपेयर एटसेट्रा, फॉर रिपेयर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर, यानी कि विदेशी गुड्स यहां रिपेयरिंग के लिए आया, और आफ्टर रिपेयर का मतलब क्या है कि बाहर से उसकी रिपेयरिंग होके आ रही है। इसमें रिपेयरिंग इंडिया के अंदर है और इसमें रिपेयरिंग इंडिया के बाहर होकर आ रही है। इनके लिए गवर्नमेंट ने 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस करे हैं, एक 25A करके है और एक आपका 25B करके है। तो कुछ एक एग्जम्पशंस भी यहां पर दी गई हैं। तो SWS ये रेवेन्यू को बढ़ाएगा, और दूसरा करस्पॉन्डिंगली बैगेज का रेट भी बढ़ेगा, वहां से भी रेवेन्यू बढ़ेगा। और दूसरी बात अपनी ये वाली कि यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू से कंपैरिजन करके IGST और कॉम्पनसेशन सेस के लिए तुलना करवा दी, विच एवर इज हायर, जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा, और कुछ एक रिलैक्सेशन यहां पर इन्होंने प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके बाद में अब हम आगे की तरफ रुख करेंगे अपना। आगे क्या है बाबू? मैं सारी अमेंडमेंट आपको ना ऐसे ही लिखवा दूंगा, मतलब आपको अमेंडमेंट्स के लिए वो बुक में इतनी मोटी जो बुक बन जाती है उसे अलग से कैरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कम से कम चुनिंदा शब्दों में सारी बातें आपको मैं ऐसे ही लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब जो मेरा तीसरा हेडिंग यहां पर आता है, 2 हो गए ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और एक मेरे रेवेन्यू को अफेक्ट करने वाली बातें यहां पर आ जाती हैं। तीसरा जो मेरा मेजर हेडिंग बनेगा वो है कंट्रोलिंग सिस्टम। सरकार जब इतनी रियायत और इतना अच्छा हमारे लिए करके चल रही है, इतनी सुविधाएं दे रही है, तो कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई कार है उसमें 5000 सीसी का इंजन लगा है, इतनी ताकतवर है, तो उसके ब्रेक भी उतने ही अच्छे होने चाहिए, वरना वो खुद के लिए ही नुकसानदायक हो सकती है। तो यहां पर सरकार ने कुछ एक कंट्रोलिंग सिस्टम भी अपना बताया है। बाबू जब क्लास देखो ना, मुझे बता जरूर देना बाबू, समझ में आई कि नहीं आई। 9810012161 पक्का मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, ठीक है। बस यही मेरी फीस होगी अमेंडमेंट की, कि बस आप मुझे बता देना कि हाँ आपको समझ में आया, मैं मान के चलूंगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो गई, दैट्स ऑल। कंट्रोलिंग सिस्टम की बात हम करके चल रहे हैं। कुछ इन्होंने इजाफा किया है, स्पेशल ऑडिट प्रोविजन इंट्रोड्यूस करे हैं। जब सारी चीजें ऑटोमेटेड लेके चलोगे, इंटीग्रेशन करके चलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ऑडिट के संबंध में कुछ बातें स्पेशल करनी पड़ेंगी। स्पेशल ऑडिट प्रोविजंस, पहले में ऑडिट के प्रोविजंस हल्के में लिया करते थे, लेकिन अब इन्होंने कुछ एक स्पेशल चीजें यहां पर इंट्रोड्यूस करी हैं। और कंट्रोल बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो इंडियन कस्टम वाटर होता है वो 24 नॉटिकल माइल तक हुआ करता था, अब उन्होंने इसको बढ़ा दिया है। इंडियन कस्टम वाटर की जो लिमिट है वो एक्सटेंडेड टू EEZ इन्होंने कर दी है। अर्थात नाउ कस्टम ऑफिसर किसी भी वेसल को चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, इवन इन EEZ एरिया। पहले 24 नॉटिकल माइल तक था बेस लाइन से, और अब बेस लाइन से आपके 200 नॉटिकल माइल तक की बातें करी जा सकती हैं। तो अब मैं हालांकि राजनीतिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी का बड़ा हाथ है। हालांकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन फिर भी बाबू जो व्यक्ति जैसे काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं क्रेडिट जाना चाहिए, है ना। कुछ लोग मुझे जोड़कर देख सकते हैं, पर ऐसी बात नहीं है। अच्छा लगता है कि इनकी आगे तक पावर एक्सटेंड कर दी गई, वहां तक ये किसी भी वेसल वगैरह को सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। उसके बाद सीजर और कॉन्फिस्केशन के जो प्रोविजंस थे, वही वाली बात है, ताकत दी है, अगर ऑटोमेशन दी है, सुविधाएं दी हैं,
तो निश्चित तौर पर कंट्रोल भी करना पड़ेगा। माता पिता बच्चों को खूब अपने सुविधाएं देते हैं तो उतना कंट्रोल भी जरूरी होता है, वरना बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। सीजर एंड कॉन्फिस्केशन, सीजर एंड कॉन्फिस्केशन के जो प्रोविजंस हैं उनको स्ट्रिक्ट किया गया है, स्ट्रिक्ट बनाया गया है एंड उनको क्विक बनाया गया है, सुपर फास्ट, कि फटाफट करो, जो करना है खत्म करो, लेट लतीफी और लेजी मत बनिए, फटाफट करिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए, इफ यू चूज या ऑप्ट फॉर पेइंग रिडम्पशन फाइन, अगर आप रिडम्पशन फाइन पे करने की बात कर रहे हैं, मतलब आप अपने गुड्स को रिडीम अगर करा रहे हैं जिसका कॉन्फिस्केशन एडजज्ड हो चुका था, तो आपके लिए समय सीमा दी गई है 120 दिन की। तो जो टाइम लिमिट रखी गई है वो फिक्स कर दी है, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ रिडम्पशन फाइन जो है वो आपकी कर दी गई है बाबू 120 डेज, है ना, 120 दिन उसे कर दिया गया है। और अगर अदरवाइज मतलब अगर आपने 120 दिन में पेमेंट नहीं किया तो आपने जो ऑप्शन लिया था कि मैं रिडम्पशन फाइन का पेमेंट करूंगा, अपने गुड्स को रिडीम करूंगा, आपका ऑप्शन वॉइड हो जाएगा। यानी आपने अगर ऑप्शन चूज किया है तो यू विल हैव टू पे रिडम्पशन फाइन विद इन 120 डेज, दैट्स इट। तो ये कुछ कंट्रोलिंग प्रोविजन सरकार ने यहां पर आपके लिए इंट्रोड्यूस करे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, रेवेन्यू अफेक्ट करने वाली बातें हो गई, कंट्रोलिंग सिस्टम यहां पर अपना आ गया। उसके बाद में आखिरी बात आ रही है, कुछ मिसलेनियस बात हम करने के लिए जा रहे हैं। मिसलेनियस बातों में जैसे कि आप पढ़ते थे पहले आईजीएम या इंपोर्ट रिपोर्ट पढ़ते थे ना, पढ़ते थे सर, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट। व्हीकल के केस में इंपोर्ट रिपोर्ट पढ़ते थे। अब पूरे लॉ के अंदर जहां जहां पर यह शब्द लिखा हुआ था वहां वहां पर नाम बदला गया है। इंपोर्ट रिपोर्ट का नाम तो इंपोर्ट रिपोर्ट ही रहा है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का नाम बदल के रख दिया गया है अराइवल मैनिफेस्ट। पूरे लॉ के अंदर बदलाव हुआ है, अराइवल ये सब ऑटोमेशन के चलते देखा जाए तो अराइवल मैनिफेस्ट कॉमा इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट और ऑब्लिक इंपोर्ट रिपोर्ट तो जो का त्यों है ही है, इंपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है सर जी, हो गई ये वाली बात भी, ओके। दूसरा जो नाम बदला गया है वो करस्पॉन्डिंगली, अब ईजीएम और एक्सपोर्ट रिपोर्ट भी हुआ करते थे, अब करस्पॉन्डिंगली उनका भी नाम तो आएगा ना भाई यहां पर आकर। यस सर, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपके सुख दुख की पूछूं, पर बाबू समय मुझे अलाउड नहीं कर रहा है। समय कह रहा है भाई यही काम कराओ, बाकी कोई बात मत करना। और एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट ऑब्लिक व्हीकल के केस में पढ़ा जाता था नाम एक्सपोर्ट रिपोर्ट की हम बात किया करते थे। इनके नाम भी बदल दिए गए हैं, कहीं ना कहीं ऑटोमेशन का फर्क है। तो नाम दिया गया है, अराइवल की जगह हो जाएगा डिपार्चर, डिपार्चर मैनिफेस्ट कॉमा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। और एक्सपोर्ट रिपोर्ट वो तो जो करते हुए हैं, वो तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट जैसे था वो वैसे ही है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है मालिक, बहुत अच्छी बात है, ये बात यहां पर आ जाती है। उसके बाद अगला आपका जो सीबीईसी था, सीबीईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो था, उसका नाम अब बदल के रख दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज। तो अब खत्म है लगभग, एक दो प्रोडक्ट के ऊपर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और टोबैको के ऊपर रह गया बाबू। तो बोर्ड का नाम बदला गया
फाइनेंस एक्ट 2018 के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि CBIC अब इसका नाम नया हो गया है। तो ये थे आपके कुछ एक मिसलेनियस चेंजेस, है ना। और एक छोटी सी बात और बता दूं, जो आपकी बिल ऑफ एंट्री, जो उसका फाइलिंग टाइम है, उसमें भी एक चेंज किया गया है। और फॉर्म तो खैर मैंने बता ही दिया, लेकिन उसके फाइलिंग टाइम में भी एक बदलाव किया गया है। तो ये आपके कुछ एक जनरल चेंजेस हैं। तो जो मुख्य एरिया थे चेंजेस के, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और अब हम वन बाय वन सारी बातों को पढ़ के चलेंगे। और इससे पता है क्या होगा मालिक, इससे ना आपको थोड़ी सी एक समझ बनेगी, अच्छा ये बदलाव हुआ तो क्यों हुआ। हम अपनी सारी अमेंडमेंट को इसी एक समराइज्ड जो हमारी शीट तैयार हुई है, इसी से अपना लिंक करके पढ़ के चलेंगे। तो आइए देखते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा, तो क्या मैं इसे यहां से हटा सकता हूं? आप मुझे बता दीजिएगा मालिक। अभिषेक, हमें कुछ ब्लैंक पेपर्स मिलेंगे। अब हम विजुलाइजर पे लिखना चाहते हैं कुछ। थैंक यू सो मच अभिषेक। एक स्टेपलर और दीजिएगा आप हमें। जी, बाई हैंड लिखने की फीलिंग अलग होती है। मैं चाहता तो इन्हें प्री प्रिंट भी कर सकता था जो मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता था कि आप अपने हाथ से इस बात को लिखें मालिक। तो जी, इसको एलएमएस पर डाल दो। ये हो गया जी। तो पहला यहां पर आपका जो बदलाव, ये नोट्स आपको 27 तारीख की शाम को अवेलेबल हो जाएंगे एल्डाइन की वेबसाइट पर। तो पहला चेंज आया है डेफिनेशंस के अंदर, जहां पर असेसमेंट की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अच्छी खासी परिभाषा यहां पर जड़ दी गई है जी, अच्छी खासी परिभाषा। तो जितनी भी अमेंडमेंट हैं सारी लिखेंगे। नाउ अमेंडमेंट्स, मैं विजुलाइजर पे इसलिए लिख रहा हूं, हाथ थोड़ा तेज चलता है ना, इस पे फटाफट से काम हो जाएगा। अमेंडमेंट्स इन डिटेल। पहली अमेंडमेंट, असेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसको रीड्राफ्ट किया गया है। और रीड्राफ्टेड डेफिनेशन के ज़्यादा बदलाव नहीं, बस एलाबोरेट किया गया है। वैसे कोई बड़ा बदलाव नहीं, एलाबोरेट किया गया है, मोर एलाबोरेटेड। ठीक है, कैसे? इसमें बताया गया है असेसमेंट का मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ, नया शब्द जोड़ा जो है वो ये, ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स, चाहे वो इंपोर्टेड गुड्स हो चाहे वो एक्सपोर्टेड गुड्स हो, ड्यूटीएबिलिटी कि वो ड्यूटीएबल है भी या नहीं है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस एंड अदर अमाउंट पेबल, इनका डिटर्मिनेशन करना, ये आएगा आपके इस डेफिनेशन के अंदर। लगभग पहले भी यही परिभाषा थी, पर ये शब्द थोड़े से ऐड किए गए हैं कि ड्यूटीएबिलिटी की वो ड्यूटेबल है भी या नहीं है। तो वो भी आपकी असेसमेंट की प्रोसेस में ही आता है। असेसमेंट इंक्लूड्स, असेसमेंट में और क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं ये हम पहले भी पढ़ते थे, आज भी वैसा ही पढ़ रहे हैं। असेसमेंट इंक्लूड्स क्या? आपका प्रोविजनल असेसमेंट भी असेसमेंट है, आपका जो रीअसेसमेंट है वो भी आपका असेसमेंट है, और आपका जो सेल्फ असेसमेंट है वो भी असेसमेंट का ही एक रूप है। और जहां पर टैक्स लायबिलिटी निल आती है, निल भी असेसमेंट का ही एक
रूप है, नील असेसमेंट। ठीक है ना, ये बात पुरानी ही है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर जरूर ऐड करी हैं कि इस काम के लिए आपके रेलिवेंट फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ डिटरमिन करके चलेंगे। तो बाबू आप क्या बता सकते हैं? हाँ सर बता सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम ये जानते हैं कि ड्यूटी को अगर निकालना है तो एक तो हमें असेसेबल वैल्यू चाहिए होती है ना, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू भी हो सकती है या फिर हमारी जो टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट वो भी हो सकती है ना। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है रेट ऑफ ड्यूटी की। रेट ऑफ ड्यूटी में भी दो प्रकार की बातें होती हैं, ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके लिए स्टैंडर्ड रेट अप्लाई हो रहा है या फिर आपके लिए प्रीफरेंशियल रेट अप्लाई हो रहा है ना। और अगर प्रीफरेंशियल रेट अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर वो ओरिजिन कंट्री कौन सा है, ओरिजिन वाला सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, है ना। अगर कोई एग्जम्पशन है फुली या पार्शली, एग्जम्पशन के इफेक्ट को भी देखना पड़ेगा, है ना। एग्जम्पशन का जो इफेक्ट होता है उसे भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। हो सकता है कोई रेट तो 10% का है पर 60% की एग्जम्पशन है, तो इफेक्टिव रेट तो 4% ही रह गया ना। तो एग्जम्पशन इफेक्ट या फिर कोई किसी प्रकार का कंसेशन है, उसका इफेक्ट हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम बात करके चलेंगे। ये रेलिवेंट फैक्टर हो गए उस केस में जहां पर वैल्यू को बेस बनाकर हम लोग ड्यूटी कैलकुलेट करके चलते हैं, वैल्यू बेस्ड एड वैलोरम। लेकिन जहां पर क्वांटिटी को आधार बनाकर ड्यूटी कैलकुलेट करी जाती है तो वहां पर हमें देखना होगा कि भाई साहब, एक तो बताइए से हम एग्जाम्पल किया करते थे मेन क्लास में, सेक्शन 19 पढ़ते थे, ब्रश के ऊपर क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी हुआ करती थी जहां सेट ऑफ आर्टिकल की बात किया करते थे। तो उसमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ ड्यूटी क्या है। जैसे मान लीजिए हो सकता है ₹20 पर यूनिट हो सकता है या पर पीस हो सकता है या पर केजी हो सकता है ना। मेजरमेंट की यूनिट अपनी अलग अलग होती हैं, या पर मीटर हो सकता है। और हमें यहाँ देखनी होगी उसकी क्वांटिटी कितनी है, या उसका वेट के आधार पर अगर ड्यूटी लगाई जा रही है तो वेट कितना है, लेंथ के आधार पर ड्यूटी लगाई जा रही है तो उसकी लेंथ क्या है, वॉल्यूम के ऊपर ड्यूटी लगाई जा रही है तो उसका वॉल्यूम क्या है। यानी कि जिस पर बेस्ड होकर ड्यूटी की कैलकुलेशन की जा रही है वो बेस को हमें चेक करना पड़ेगा, कितनी क्वांटिटी है, क्या है, कैसे है। तो दीज आर द रेलिवेंट फैक्टर्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, ड्यूटी सेट एटसेट्रा। तो पहला प्रोसेस ये कि ड्यूटेबिलिटी चेक करो, ड्यूटेबल है तो ही हम अगले स्टेप पर आते हैं और असेसमेंट में ये सारी बातें इंक्लूड करी जाती हैं। रियलिटी में देखा जाए तो जो डेफिनेशन में बढ़ा है, एक तो ये शब्द पढ़े हैं ड्यूटेबिलिटी ऑफ गुड्स, और एक आपके ये रेलिवेंट फैक्टर जो बता दिए गए हैं वो बढ़ा है। इसलिए मैंने लिखा था कि जो डेफिनेशन है उसको एलोबोरेट किया गया है। रियल में तो पहले भी यही सारी बातें होती थी, लेकिन डेफिनेशन को एलोबोरेट फॉर्म में इन्होंने लिख दिया है। बाबू मैं आपको ऐसे लिखवा के चलूंगा कि आपको किताब पढ़नी ना पड़े, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मैं आपको हल्की फुल्की सी रीडिंग एक करवा देता हूं, हालांकि आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कैसे सर? ये कॉपी कर लिया आपने? कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। हो गया? देखो, ये रही पहली डेफिनेशन। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीएबिलिटी ऑफ एनी गुड्स एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूटीज एज एटसेट्रा सम सो पेबल विद रेफरेंस टू रेलिवेंट फैक्टर कौन कौन से होंगे, टैरिफ क्लासिफिकेशन क्या है, वैल्यू क्या है, एग्जम्पशन, कंसेशन, अगर क्वांटिटी बेस्ड ड्यूटी तो क्वांटिटी, वेट, वॉल्यूम, मेजरमेंट, ये सब क्या है, अगर प्रेफरेंशियल रेट है तो ओरिजिन ऑफ गुड्स क्या है, एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स। एंड असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट और निल असेसमेंट, सबको यहां पर शामिल किया जाता है। ठीक है जी? यस सर। तो ये हमारी पहली परिभाषा हो जाती है। दूसरी अमेंडमेंट आ रही है आपके नंबर 2। ये जो आपका प्रॉपर ऑटोमेशन हुआ है ना, तो ऑटोमेशन के चलते हुए ये इस प्रकार की बातें आपकी आ रही हैं, चीज़ों को बढ़ा के लिखा गया है ताकि कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो जाए। कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर इंडियन कस्टम वाटर की रेंज बढ़ाई गई है। ये आपका इंडियन कस्टम वाटर, जिसमें कस्टम के अधिकारी अपनी पावर को एक्सरसाइज
कर पाते हैं। पहले यहां पर हुआ करता था आपका 12 नॉटिकल माइल्स, है ना, और यहां था आपका, अगर ये बेस लाइन 0 से शुरू हो रही है तो यहां होता था 24 नॉटिकल माइल्स, और ये है आपका 200 नॉटिकल माइल्स। तो पहले पावर सिर्फ यहीं तक होती थी, इतना हुआ करता था आपका ये इंडियन कस्टम वाटर, इतने में ही वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाते थे। बट अब ये एरिया भी आपका बढ़ा दिया गया है, इसको भी इंडियन कस्टम वाटर का दर्जा मिला है, यहां भी सर्च सीजर एटसेट्रा की एक्टिविटीज करी जा सकती हैं। यही बात डेफिनेशन के अंदर लिखी हुई है। डेफिनेशन को बदल दिया गया है। कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत 4 बातें बताई मैंने आपको, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा था रेवेन्यू अफेक्टिंग, और तीसरा था मेरा कंट्रोलिंग सिस्टम, और चौथा था मिसलिनियस। तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम में आ रहा है, इंडियन कस्टम वाटर मीन्स द वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द अंडर सेक्शन 7, ये एक्ट का नाम है, ऑफ द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ EEZ एक्ट 1976 करके, एंड इंक्लूड्स बे गल्फ हार्ट। वो सब पुरानी बातें हैं, लेकिन इसका जो विस्तार किया गया है उतने तक के लिए हमने डेफिनेशन को अमेंड कर दिया है। ये बातें मैं बार बार नहीं लिखूंगा बाबू, जो नाम बदला गया है आपका वो मैंने एक बार ही बोर्ड पर लिख दिया था। अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, तो जो पहले IGM हुआ करता था, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, तो नाम में बदलाव ऐसा हुआ है, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इट इज IGM से पहले बोलते थे, लेकिन IGM काटकर ये नाम आ गया। इंपोर्ट रिपोर्ट आपका ज्यों का त्यों ही है, मीन्स द मैनिफेस्ट और रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर्ड अंडर सेक्शन 30। बोर्ड आ गया है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सो एंड सो। अब चूंकि ये बात मैं वहां पर पहले ही आपके मेजर चेंजेस का मैंने जो स्लाइड तैयार कराई थी उसमें लिख चुका हूं, इसलिए मैंने बातों को, छोटी छोटी बातें हैं, रिपीट नहीं करूंगा दोबारा लिखवा के, है ना, ये ऑलरेडी कवर हो चुकी है। नोटिफिकेशन वो तो सब जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, आप इसे इग्नोर भी मार सकते हो। नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश इन ऑफिशियल गजट, एक्सप्रेशन नोटिफाई मीनिंग एंड सो, इट इज नथिंग। उसके बाद में हम आते हैं अपने एग्जम्पशन वाले पार्ट के ऊपर। 2 आपके लिए नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक 25A करके है और एक आपका 25B करके है। एक है इनवार्ड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, यानी रिपेयर मेंटेनेंस एटसेट्रा, जब इंडिया में होगा तो हम क्या बात करेंगे, और जब ये इंडिया के बाहर करवाया जाएगा तो किस प्रकार से एग्जम्पशन की बात करी जाएगी। तो हमारा जो मेजर हेड था रेवेन्यू को जहां टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर रिलैक्सेशन आपके लिए दिए गए हैं। आइए मैं इनको लिखवाता हूं। 2 पॉइंट हो गए ना मेरे, अब मैं इसको दे रहा हूं बाबू अमेंडमेंट नंबर 3, इसको यहां पर दिया जा रहा है, अमेंडमेंट नंबर 3। अच्छा, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं बीच में, सुनिए संदीप भैया, पीछे गवर्नमेंट ने एक GST अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि वो करीबी काफी आ रही थी, GST अमेंडमेंट एक्ट 2018 इंट्रोड्यूस किया है। इसके कुछ प्रोविजंस अगस्त में ही एप्लीकेबल हो गए थे, अगस्त 2018 में। कुछ प्रोविजंस, कुछ का मतलब जो प्रोविजंस रिलेटेड टू सप्लाई थे वो आपके इफेक्टिव हो गए थे अगस्त के महीने में, और बाकी जो प्रोविजंस हैं GST अमेंडमेंट एक्ट के वो आपके 1 फरवरी से लागू हुए हैं। इसलिए GST अमेंडमेंट एक्ट 2018 आप लोगों के लिए, मई 2019 वालों के लिए पार्शली एप्लीकेबल है। सिंपल वर्डिंग्स में बोलूं तो उसकी वजह से जितना सप्लाई चैप्टर में चेंज आया है सिर्फ उतना तक ही आपके लिए रेलेवेंट है, बाकी उसकी और कोई चेंजेस रेलेवेंट नहीं है, वो नवंबर 19 के लिए एप्लीकेबल होंगे। रेस्ट ऑफ द चेंजेस कंटेन्ड इन GST अमेंडमेंट एक्ट 2018। संदीप भैया वापस लौट के आ जाओ, नंबर 3 पर आइएगा। यहां आपके लिए पेश किया गया है सेक्शन नंबर 25A करके, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कहीं ना कहीं मतलब एग्जम्पशन है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसका फर्क तो आप जानते ही हैं। तो भाई मेरे बात सुनो, यहां पर आकर ये मेरा इंडिया है, ठीक है सर, और ये हो गया मेरा, यहां पर मान लीजिए अमेरिका हो गया, USA हो जाता है, ठीक है जी। इंडिया के बाहर से यहां पर हो रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहां से हुआ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, टेम्परेली हुआ है या
परमानेंट हुआ है, टेम्परेरी रिपेयर वगैरह के लिए आया था। फॉर रिपेयर या फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग इसके लिए इंडिया में आता है। यहां पर आकर जो इंडियन है इसके ऊपर अपनी जो सर्विस देनी है, जो रिपेयर मेंटेनेंस या प्रोसेसिंग करनी है, वो प्रोसेसिंग स्टेप नंबर बी पर आकर यहां हो जाती है। तो सरकार कह रही है कि हम इस घटना पर, इस इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, बशर्ते कि यहां से काम खत्म होने के बाद, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी माफ कर दी है, लेकिन काम खत्म होने के बाद आप इसे स्टेप नंबर सी पर आकर एक्सपोर्ट कर देंगे। आप इसे कर दोगे री एक्सपोर्ट। कितने समय के अंदर अंदर? सर री एक्सपोर्ट कर दिया जाए इसे विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर कहां से? फ्रॉम क्लियरेंस ऑर्डर, जो कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू आपको इश्यू किया जाएगा। फ्रॉम क्लियरेंस ऑर्डर से आप 1 साल के अंदर अंदर इसे री एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। और दूसरी बात, गुड्स जो है आपका वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। गुड्स की आइडेंटिटी मैच होनी चाहिए, अर्थात कि आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया था, जो आप कभी आपका इंपोर्टेड गुड्स था, क्या उसी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो? अगर ये 2 बातें पूरी करते हो तो यहां पर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया जा रहा है, माफ किया जा रहा है। तो आपकी ये जो एग्जम्पशन रही है बाबू, ये कंडीशनल है। और कंडीशन क्या डाल दी? ये 2 कंडीशंस आपकी यहां पर डाल रखी हैं। लेकिन सर यहां पर तो लिखा मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आइडेंटिटी तो चेंज हो जाती है, तो फिर आप ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करोगे? बाबू, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आया है तो आप जानते हो आइडेंटिटी मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो आइडेंटिटी ही चेंज होती है। रबर आई है तो टायर बन के जाएगा उसका, है ना? तो टू द एक्सटेंट जहां तक आइडेंटिटी बनी रहती है नेचुरली, वहां तक आपको मैच करानी है। मैन्युफैक्चरिंग के तो वहां पर ये कंडीशन ऑटोमेटिकली लागू नहीं कराई जाएगी। वन मोर थिंग, यहां पर जो कुछ प्रोसेसिंग चार्ज होंगे इसके, देखो ये तो गुड्स इंपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं है। अगर इस बात को जीएसटी से कनेक्ट करके चलूं कि इंपोर्ट हुआ फिर चला गया, तो इसके जो चार्जेस यहां पर लेके चलेगा, इन चार्जेस पर आपकी जीएसटी की भी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। ये हम जीएसटी के अंदर अपना डिस्कस कर चुके थे। जो आपका चैप्टर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई का, जहां इंटर चेक करते हैं, वहां पर हमने इस चीज को देखा था। सेक्शन नंबर 13 के अंदर इस बात को हम देख के चलते थे। अब इसे देखकर आपको याद आ रहा होगा सेक्शन 19। बाबू, क्या ये केस, वेदर अबव केस ऑल्सो फॉल अंडर सेक्शन नंबर 20? मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो केस है अबव केस ऑल्सो फॉल अंडर सेक्शन 20, जो उसमें रीइंपोर्टेशन की बात होती थी? तो मेरा आंसर है इसमें नो, क्योंकि सेक्शन 20 जो है ना, वो कब लगता था? इस तरह की घटना के लिए मैंने नैनो कार का एग्जाम्पल आपको दिया था। उसमें क्या होता था कि यहां से गुड्स पहले जाता था, यानी नैनो कार पहले इंडिया से, इंडिया के बाहर गई थी, श्रीलंका गई थी, फिर लौट कर आई थी और फिर जाती थी। 3 चक्कर मार रहे थे उसके अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन जब ये सिचुएशन बनेगी तो ही तो सेक्शन नंबर 20 अट्रैक्ट होगा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि ये वो गुड्स आ रहा है जो पहले कभी इंडिया से गया था। दैट्स वाई सेक्शन 20 के प्रोविजंस यहां पर कतई लागू नहीं होंगे। ओके सर, अब आइए, ये तो था आपका सेक्शन 25A। अब इसमें करते हैं सेक्शन नंबर 25B, अमेंडमेंट नंबर 4, इसी से मिलती जुलती है। और इसमें आ रहा है आपका नया सेक्शन, सेक्शन नंबर 25B करके। भाई 1 घंटा होने को आया, पता ही नहीं चला समय कब बीत गया बाबू, है। सेक्शन नंबर 25B की हम बात करने जा रहे हैं। सर क्या है 25B के अंदर? बिल्कुल लगभग वैसे ही बात देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं। यहां से ये आपका इंडिया है ना? ये आपका इंडिया है।
बस एक थैंक यू बोल देना फीस के बदले, और कुछ नहीं चाहिए आपसे बाबू, ठीक है। मैं आपके थैंक यू का इंतजार करूंगा। यहां पर ये हमारा यूएसए है, ठीक है जी। तो इस बार इसमें और इसमें फर्क सिर्फ एक शब्द का है। यहां पर गुड्स इंपोर्ट हुआ था, ये फॉर रिपेयरिंग, ये फॉर वर्ड यहां पर आता है, जो की वर्ड है वो फॉर है। लेकिन यहां पर जो की वर्ड आएगा वो आएगा आफ्टर रिपेयरिंग। यहां पर जो वर्ड आएगा वो आएगा आफ्टर रिपेयरिंग। यहां से कोई भी गुड्स आपका जाता है, यहां से कोई भी गुड्स आपका जाता है मालिक, इंडिया के बाहर जाता है, ठीक है जी। किस लिए जा रहा है? ये जा रहा है फॉर रिपेयर के लिए, रीजन वही है, रिपेयर के लिए जा रहा है, या फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है, या फिर वो आपका जो गुड्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रहा है ना, किसी भी काम के लिए जा रहा है। तो यहां इंडिया के बाहर उसका जो भी एक्टिविटी होनी है वो एक्टिविटी हो जाएगी, और उसे होने के बाद ये अपना लौट कर हिंदुस्तान में आ जाएगा। तो इस घटना पर जब ये लौट कर आया है, पहले ये गया, उसके बाद यहां पर उस पर जो भी वर्क होना था वो हुआ, और अब ये लौट कर आया है, यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं करी जाएगी। सर जी एक बात बताइएगा जरा, एक बात बताओ हमें यहां पर कि ये सिचुएशन सेक्शन 20 में फॉल करती है कि नहीं करती? सेक्शन 20 जो हुआ करती थी उसमें ये लिखा हुआ था कि इस तरह के घटनाक्रम के अंदर हम लोग जो भी फेयर कॉस्ट रही होगी रिपेयर की उसे यहां लेकर चलते थे, और आने जाने का और आने का जो भी हमारा किराया भाड़ा वगैरह जो लगता था उसे ऐड करते थे, और उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया करते थे। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात कि ये आपके जो सेक्शन है ये नोटिफाइड गुड्स के ऊपर भी लगता है, लेकिन सर सेक्शन 20 तो ऑल गुड्स की बात करता था। हाँ, ये तो सभी गुड्स के लिए है, लेकिन ये नोटिफाइड गुड्स के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा सेक्शन प्रीवेल करेगा। मान लीजिए अगर मैं कोई नोटिफाइड गुड्स यहां से इंडिया के बाहर भेज रहा हूं मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये विजुअलाइजर जो है ये एक नोटिफाइड गुड्स है, इसे मैं इंडिया के बाहर भेज के वापस मंगा रहा हूं रिपेयर वगैरह करा के, तो ये तो 25B में भी फॉल करेगा और ये आपका सेक्शन 20 में भी फॉल करेगा, दोनों में फॉल करके चलेगा। तो कौन सा सेक्शन प्रीवेल करेगा? सेक्शन बाबू 25B प्रीवेल करेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हुई है नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 20। दूसरी बात, अगर सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर गया है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बाहर गया है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में आपका सेक्शन 20 लागू ही नहीं होता था, है ना? याद है ना आपको बाबू, मैंने एग्जांपल दिया था, लैम्बोर्गिनी कार का एग्जांपल यहां पर आपको दिया था कि अगर उसकी बाहर से मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रही है तो फिर ये आपका लागू नहीं होता था। ओके सर अब हम आगे बढ़ते हैं, और इवन आप इसको रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। वैसे कुछ छोड़ा नहीं है मैंने यहाँ पे कि अगर इंडिया के बाहर से फर्दर रिपेयर मेंटेनेंस की अगर बात हो रही है और वो यहाँ से वापस भेज दिया जाता है 1 साल के अंदर अंदर और गुड्स आइडेंटिफाइबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सर यहाँ पे सेफ्टी बॉन्ड वगैरह लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ बाबू, टर्म्स एंड कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस बॉन्ड वगैरह तो यहाँ पे लिया जाएगा, नो डाउट 25A के अंदर लिया जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका ये 25B है इसकी शुरुआती वर्डिंग्स क्या हैं? नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 20। पर सर यहां तो ये वर्डिंग्स हैं, पर इसकी वर्डिंग्स में नॉट विथस्टैंडिंग क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा 25A के अंदर क्योंकि ये वाला केस सेक्शन 20 में फॉल ही नहीं करता। अगर फॉल करता तो उसको ओवररूल करने या ना करने का सवाल उठता, ये तो फॉल ही नहीं करता उसके अंदर। तो इसलिए यहां सेक्शन 20 का जिक्र 25A में नहीं हुआ है, इसका जिक्र 25B में इसलिए हुआ है कि इसके साथ साथ सेक्शन 20 भी इस केस में अट्रैक्ट हो सकता है। तो इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शन बनाने के लिए इसमें नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आ जाइए बाबू चौथे, 4 तो हो गए ना, 5वीं अमेंडमेंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। छोटी सी अमेंडमेंट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। 5वीं अमेंडमेंट जो आपका सेक्शन नंबर कौन सा था? सेक्शन नंबर 30, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं। सर जी किसकी बात करते हैं? अब सारा काम नहीं बताऊंगा, आप भी कुछ बता दो।
जिसके अंदर हम वो मैनिफेस्ट की बात करते थे। सेक्शन 31 का जो प्रोविज़न है आपका, जिसमें हम लोग अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, अब तो नया नाम लिखूंगा ना मैं आईजीएम की जगह, अराइवल मैनिफेस्ट या जो मेरा इंपोर्ट मैनिफेस्ट या मेरा जो इंपोर्ट रिपोर्ट है, आप खुद देख लो ना बाबू, इसमें मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है। सेक्शन 30, द पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल कैरिंग इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, कॉमन सेक्शन बना दिया है। बाकी भी तो आपके सेक्शन कॉमन ही है ना बाबू। सेक्शन 32 वो भी आपका कॉमन था, इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर लगता था। सेक्शन 33 वो भी आपका ऐसा ही था, है ना। तो सेक्शन 30 आपके लिए बना दिया गया है, ये एक कॉमन सेक्शन, दैट इज फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स, दोनों के लिए कॉमन बना दिया गया है। दूसरी बात, अगर हम इंपोर्ट की जब बात करते हैं तो ये चीज निकल के सामने आती है। इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेक्शन नजर आता है वो आएगा आपका सेक्शन नंबर 41, जिसके अंदर हम लोग बात करके चलते हैं आपसे डिपार्चर, अराइवल की बजाय डिपार्चर, डिपार्चर मैनिफेस्ट कॉमा इंपोर्ट का एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट, ऐसे करके, है ना। तो ये जो आपका सेक्शन था ये भी कॉमन बना दिया गया है। वैसे कॉमन बनाने का लॉजिक बड़ा इलॉजिकल है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं यार, तो इंपोर्टेड गुड्स ही तो है, ये आपका इंपोर्ट के ऊपर लगता है ना। सेक्शन 30 तो इंपोर्टेड गुड्स की बात होगी, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट गुड्स की बात होगी, लेकिन फिर भी अब कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए। तो यहां पर ये बना दिया गया है आपका कॉमन सेक्शन फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, ताकि लॉ थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके। कुछ चीजें ना, जैसे आपने देखा है ना, उसके अंदर जीएसटी में भी कई जगह लिखा मिलता है कि दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ। ये और बोथ का क्या सिग्निफिकेंस है आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई भी चीज या तो गुड्स होगी या फिर सर्विस होगी। अब आप बोलोगे सर जी नहीं, बोथ में वो आएंगी, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, केटरिंग, ये सब आएंगी ना बाबू। आप किसी का भी नाम लो, चाहे कंपोजिट की बात करो, मिक्स की बात करो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, यार अल्टीमेटली चुनना तो एक ही है। जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है, लेकिन फाइनली जब चुनाव करते हो तो वहां पर आपका चुनाव तो एक ही निकल के आएगा ना, कि या तो इसे गुड्स बोलो या सर्विस बोलो, और हम उसे सर्विस बोल देते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर भी गुड्स और सर्विस की बात दोनों की मिक्स होती है, लेकिन फाइनली बोलते तो सर्विस ही है ना हम उसे। तो ऐसे ही या तो कोई चीज गुड्स में क्लासीफाई होगी या सर्विस में क्लासीफाई होगी, और बोथ का तो कोई किसी प्रकार का लॉजिक नहीं है। तो ऐसे ही हमारी यहां पर भी बातें करी जा सकती हैं। उसके बाद में तो ये देखिए, जहां जहां पर आईजीएम वर्ड था वो अपना ऐसे किया गया है, देखना। और एक्सपोर्ट, इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस इन सच फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब मुझे इसका लॉजिक बताएंगे आप लोग। बाबू बात को पकड़ना, रट्टा नहीं मानना। पहले लिखा था इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि फॉर्म प्रेस्क्राइब थे, बट जितना भी ऑटोमेशन हुआ है ना, ये इसके चलते हुए सारे के सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं। इसलिए अब जब ये वर्डिंग्स लिखी गई थी उस समय तक ये फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं हुए थे, तो वर्डिंग्स ऐसी आई, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपके यहां देखने के लिए आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते हुए ये आपके बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहां आईजीएम लिखा होता था, तो आईजीएम का नाम बदल गया है, अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट ऐसे करके। इंपोर्ट रिपोर्ट ज्यों का त्यों रहा है। तो ये आपके जहां जहां आईजीएम वर्ड था वहां वहां पर आपके नाम बदल दिए गए हैं। जहां जहां पर आईजीएम का नाम था वहां वहां पर नाम बदल दिए गए हैं। जहां जहां पर आईजीएम था वहां वहां पर नाम बदल दिए गए हैं। जहां जहां पर था वहां वहां पर चेंजेस कर दिए गए हैं मालिक। ठीक है जी, जहां जहां पर बदलाव थे वहां वहां पर चेंजेस आपके कर दिए गए हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।
उसके बाद में आइए अब हम बात करते हैं फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री की। इसके अंदर भी एक बदलाव किया गया है मालिक, छोटा सा बदलाव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई होप आपको पसंद आएगा। पर पता है बाबू, मैं सोच रहा हूं कि मैं सेक्शन 46 को थॉरोली आपको करा दूं पूरा का पूरा। छोटे मोटे इसमें ना पिछले 2-3 बार से लगातार बदलाव होते रहे हैं, तो महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो मैं चाहता हूं कि पूरे के पूरे सेक्शन को एक बार पूर्ण रूप से अमेंडेड पोजीशन क्या है मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं। ऐसा मेरा करने का मन है। टुकड़ों में पढ़ाऊंगा तो बाद में वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो अमेंडमेंट नंबर आ रही है आपकी 6 करके, ठीक है जी। और हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं सेक्शन नंबर 46, जिसमें बात हो रही है फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री की। मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं सीधा बता रहा हूं आज अमेंडेड पोजीशन क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड, भाई बिल ऑफ एंट्री की जरूरत कब पड़ती है 46 की, व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग, तो आपको बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 की जरूरत पड़ जाती है ना। ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट वाले केस में बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल नहीं होती है, ये फाइल करनी होगी। एंड टू बी फाइल्ड ऑन, कहां पर फाइल होगी? अब मैंने बताया था शुरू में मेजर चेंजेस के तहत सब ऑटोमेटेड हो गया है, बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग बिल वगैरह सब ऑन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। अगर ये तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया ना, तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोड हो गया। लेकिन कभी कभी सर दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर भाई कभी भी कर्फ्यू लग जाता है, सिचुएशन कभी भी बदल जाती है, सारी नेट की व्यवस्था ठप पड़ जाती है। तो फिर ऐसी दशाओं के लिए उन्होंने अपना जो अदरवाइज तरीका है ना, जो मैनुअल का है, वो भी इन्होंने अभी भी जिंदा रखा हुआ है। हम अपडेट हो रहे हैं, हर रोज हम डिजिटली होते जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना मैनुअल जो सिस्टम है उसे खत्म नहीं किया है, वो अभी भी है कि अगर नीड पड़ी तो देख लेंगे। फिर इसमें सेक्शन 46 के सबसेक्शन 1 के साथ एक प्रोवाइजो भी आपका इंसर्ट किया गया। मैं पूरा ही सेक्शन पढ़ा रहा हूं आपको मालिक। प्रोवाइजो के अंदर ये बताया जाता है WWW मतलब वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, बिन फेरे हम तेरे। इसमें बताया जाता है कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री, मतलब आपके पास सपोर्टिव सारे के सारे दस्तावेज नहीं है, तो फिर क्या होगा? आप गुड्स क्लियर नहीं करा पाओगे। अगर गुड्स टाइमली क्लियर नहीं होगा तो कस्टोडियन डीमरेज लगाना शुरू कर देगा, और फिर एक हद वो आएगी 30 डेज के बाद में कि वो सेक्शन 48 की पावर को इस्तेमाल करके आपके गुड्स को बेच सकता है। तो ऐसी दशा में तो इन सच ए केस कस्टम ऑफिसर मे परमिट ट्रांसफर ऑफ सच गुड्स टू पब्लिक वेयर हाउस, सरकारी वेयर हाउस में उसे डिपॉजिट करवा दिया जाएगा जब तक आपके कागज पत्र पूरे नहीं हो जाते हैं। और लेकिन ऐसी दशा में उस गुड्स के ऊपर वेयर हाउसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। यहां पर जो वेयर हाउसिंग के लिए ट्रिपल वैल्यू का बॉन्ड जाता है, उस बॉन्ड की यहां पर कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं होगी। ये प्रोवाइजो आपको ऐसे बताता है। फिर इसका जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है, वो ये कहता है कि भाई साहब आपके जो भी ऑल गुड्स हैं, आपके जो भी ऑल गुड्स हैं एज पर बिल ऑफ लेडिंग, जो एक तरह से बिल्टी की तरह होता है, जो बिल ऑफ लेडिंग के अंदर हैं वो सारे के सारे मेंशन होने चाहिए इन बिल ऑफ एंट्री। मतलब आप चीटिंग नहीं करेंगे, आप कोई किसी प्रकार की स्मगलिंग नहीं करेंगे, आपके सारे गुड्स वहां पर मौजूद होने चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पर आकर क्या बोलता है? 3 पर बोलता है टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री। टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का समय क्या रखवाया जाएगा?
तो कवि ने अर्ज किया है कि देखो, अगर यहां पर ये आपका पोर्ट है, मान लेते हैं ये आपका मुंबई कस्टम पोर्ट है, ओके सर, यहां आपके जहाज का अराइवल हो जाता है। ये सबसे जो कीवर्ड है यहां पर वो है अराइवल, यहां उसका अराइवल हो जाता है। यहां पीछे से आ रहा था जहाज और यहां पर आकर जहाज का हो गया है अराइवल। यहां गुड्स की अनलोडिंग होगी, उसके बाद आप छुड़ा कर ले जाओगे। तो कवि ने ये कहा है कि देखो भाई, ये जो अराइवल की घटना यहां पर घटित हुई है, इस अराइवल के प्लस 1 डे, एक दिन के अंदर, डे का मतलब वर्किंग डे से ध्यान रखिएगा, प्लस 1 डे, अराइवल के एक दिन के अंदर अंदर आप अपनी बिल ऑफ एंट्री दे दीजिए। यहां पर मान लो एक दिन आपका पूरा हो जाता है, या फिर अगर आप एडवांस में फाइल करना चाहते हैं, ये तो रास्ता ऐसे गया, एडवांस में फाइल करना चाहते हैं तो यहां पर कर दीजिए -30 डेज प्लस 1 डे। ये लिमिट कहां से कैलकुलेट हो रही है? अराइवल से। अराइवल से 30 डेज इन एडवांस, ये अराइवल के एक दिन के अंदर अंदर आप अपनी बिल ऑफ एंट्री डाल सकते हैं। मान लीजिए आपके 30 डेज की रेंज यहां पूरी हो जाती है, तो प्रैक्टिकली ये दी गई है आपको रेंज, इस रेंज के अंदर अंदर आप काम कर लीजिएगा। जैसे मान लो आपकी ये जो अराइवल डेट है, एक्सपेक्टेड अराइवल डेट होती है बेसिकली ये, अगर ये आपकी लेट सपोज 31/12/2018 की है, 31/12/2018, 19 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे कौन सा फर्क पड़ेगा। मान लो 31/12/2019 की ये डेट है, तो -30 का मतलब ये हो गया कि आप एज सुन एज पॉसिबल 1/1/2019 को अपनी बिल ऑफ एंट्री डाल सकते हो। और एक दिन अगर मैं ऐड करूंगा तो एक दिन ऐड करने के बाद डेट आएगी जो आपकी निकल के नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, 1/12 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी, 1/12/2019, 30 डेज इन एडवांस ना, 1/12/2019, और ये आएगा मेरा 1/1/2020 करके। ये आपकी बेसिकली रेंज आ गई। अगर आपका अराइवल यहां पर हुआ है तो मैक्स टू मैक्स 1/1/2020 तक, यानी कि एक वर्किंग डे मिला है। एडवांस में करना चाहते तो यहां पे, तो कहीं ना कहीं इशारा ये कि भाई साहब निपटाओ फटाफट, यहां से क्लियरेंस हो। अगर आप क्या आउट ऑफ रेंज बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं? देखो, फाइल तो काम तो सारे होते हैं, ये यहां पर आपको एक रेंज दे दी गई है कि इस रेंज के अंदर आप अपनी बिल ऑफ एंट्री कभी भी फाइल कर सकते हैं। अगर हम आउट ऑफ रेंज फाइल करते हैं बिल ऑफ एंट्री, तो फिर उसमें क्या होगा सर? अगर ऐसा करोगे तो पेनल्टी प्रोविजंस आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। पेनल्टी के जो प्रोविजंस हैं, वो फाइन वगैरह जो भी है आपके ऊपर, वो बाबू एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रेंज आपको इतनी ही दी गई है, उसी रेंज के अंदर आप काम करके चलिएगा, -30 डेज और प्लस 1 डे, दैट्स ऑल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है चौथा और चौथा ए करके, फोर्थ एंड आपका फोर्थ ए करके, ये इकट्ठा पॉइंट है, ये यहां पर आता है। और इसमें बात करते हैं डिक्लेरेशन कि आपको एक डिक्लेरेशन साइन करनी होती है। डिक्लेरेशन में क्या क्या आपको साइन करना होगा, किन किन चीजों की वो बात करेगी। इसमें पूछा जाता है ट्रुथ ऑफ द कंटेंट। पता ही इतने सारे फॉर्म बदल गए हैं, चीजें बदल रही हैं कि भाई साहब जो भी लिखा है, आपने जो भी बताया है वो सब ठीक है। ट्रुथ ऑफ कंटेंट वो बताइए जरा, उसको आप सर्टिफाई कीजिए कि ठीक है। आपने जो अटैचमेंट मांगी गई हैं आपसे, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अटैचमेंट ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट दिया उसके रिस्पेक्टिव जो अटैचमेंट हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हैं कि नहीं है। ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट, जो आप बता रहे हो वो सब ऑथेंटिकेटेड डेटा है कि नहीं, वैलिडेट है कि नहीं है। एक्यूरेसी एंड कंप्लीशन, सब किस वजह से हो रहा है? कस्टम ऑटोमेशन की वजह से, कि हाँ सब एक्यूरेट है। एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, उसके बारे में आपको ये डिक्लेरेशन देनी है ना। और क्या आपने सारे कंप्लाइंस वगैरह किए हैं कि नहीं है। कंप्लाइंस विद restrictions and prohibitions,
रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। तो ये सारी बातें बाबू चूंकि आप जानते हैं, आपका आ गया है कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, वहीं पर सारी फाइलिंग हो रही है, और इवन जो आपके क्लियरेंस ऑर्डर हैं वो भी इसी के तहत ही, भाई बिल ऑफ एंट्री वगैरह भी यहीं पे फाइल हो रही है, क्लियरेंस ऑर्डर भी यहीं से है। तो कह रहा भाई साहब सारे कंप्लायंस वगैरह ठीक से किए कि नहीं किए, वो सारे पॉइंट आपको करने होते हैं, डिक्लेयर करने होते हैं। स्पेशली आपसे पूछा जाता है कि भाई सब ठीक ठाक है ना, क्योंकि चीजें ऑटोमेटेड रूट पर हमारी जा रही हैं। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ी बढ़ाई गई हैं। तो मैंने कहा था इसके चलते हुए कुछ वेरिफिकेशन, कुछ चेक्स, कुछ कंट्रोल्स, थोड़े से इनको इजाफा किया गया है। और सेम प्रोविजन पता है, जब आप एक्सपोर्ट गुड्स की बात करेंगे तो सेम प्रोविजंस, सेम डिटेल्स आएगी आपकी फॉर शिपिंग बिल। जब एक्सपोर्ट संबंधी हम बात करके चलेंगे, शिपिंग बिल वगैरह की चर्चा की जाएगी, तो उसके लिए भी हम तमाम प्रकार की बातें करके चलेंगे। ओके जी। उसके बाद में बाबू आपका लास्ट वाला पॉइंट, वो सब तो जैसा था वैसा ही है। उसमें क्या है कि आपकी अगर बिल ऑफ एंट्री फाइल करी गई है फॉर होम कंजम्पशन, तो क्या आप इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई साहब मैं तो घर छुड़ा के ले जा रहा हूं अपने इस गुड्स को, लेकिन बाद में आपका मन हुआ नहीं 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 यार मुझे तो वेयर हाउस में डालना है, तो क्या होगा, ये कैंसिल करूं और नई बिल ऑफ एंट्री फाइल करूं वेयर हाउसिंग के लिए, या इसी को वेयर हाउसिंग के लिए मान लिया जाएगा? जी मान लिया जाएगा। ये वाली बिल ऑफ एंट्री सब्स्टिट्यूट कर सकती है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग एंड वाइस वर्सा, मतलब होम कंजम्पशन वाली बिल ऑफ एंट्री वेयर हाउसिंग के लिए कंसिडर की जा सकती है, और वेयर हाउसिंग वाली होम कंजम्पशन के लिए कंसिडर की जा सकती। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 46, जो कंप्लीट डिटेल के साथ बाबू मैंने आपको यहां पर बताया है। ऐसे ही आपका एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 47 करके, जिसमें हम लोग क्लियरेंस ऑर्डर की आपसे बात करके चलते हैं। प्रभु बाबू मेरा मन है कि मैं सेक्शन 47 भी, उसमें भी पिछले 2-3 बार से लगातार बदलाव हुए हैं, तो मैं वो भी आपको थॉरोली कराना चाहता हूं। 2 बड़े महत्वपूर्ण सेक्शन हैं, बाकी तो अमेंडेड ही कराऊंगा, लेकिन ये मैं चाहता हूं पूरा सेक्शन हम इसको करके चलें। यहां आ रहा है आपका सेक्शन नंबर 47 करके, है ना, जिसमें क्लियरेंस ऑर्डर की और हम लोग पेमेंट की बात आपसे करके चलते हैं। अमेंडमेंट का नंबर कौन सा है अभी देखते हैं, जरा रुको। ये थी 6वें नंबर की अमेंडमेंट थी सेक्शन 46 पर। अभी हमारी आ रही है 7वें नंबर की अमेंडमेंट्स आ रही है। अमेंडमेंट नंबर 7 हमारा आ रहा है। अमेंडमेंट नंबर, ये नंबर ऊपर वाले से मैच मत कर देना। अमेंडमेंट नंबर 7 आ रहा है, और जिसमें क्लियरेंस ऑर्डर जो आता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था बाबू, कस्टम ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखो वो जो आपका रेगुलर फंडा था कि पास्ड बाय कस्टम ऑफिसर होगा, वो तो है ही है, उसमें उन्होंने नहीं छेड़ा उसको। पर अब ये या मे इशूड बाय कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत इसे इशू करवाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, बड़ा वैसे मुश्किल काम है ये, मतलब ऑटोमेटेड क्लियरेंस ऑर्डर बन जाना ना, थोड़ा देखने वाला काम है, इतना नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क evaluation risk evaluation by using selective criteria. By using selective criteria may issued by custom automated system on the basis of risk को ध्यान में रखते हुए by using selective criteria, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिव क्राइटेरिया क्या हो सकता है, लाइक लॉट का साइज छोटा है या बड़ा है, जो असेसी है उसका पास्ट रिकॉर्ड
कैसा रहा है ना। वो व्यक्ति जैसे एफटीपी में पढ़ते हैं, स्टार होल्डर है या फिर कोई अलग है, उसका स्टेटस क्या, उसकी गुडविल क्या रही है, इन तमाम बातों को, या फिर गुड्स का नेचर कैसा है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है, तो इन तमाम प्रकार के क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर सब कुछ सिंपल चीज निकल के आ रही है तो ऑटोमेटिकली उसका क्लियरेंस ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। और अगर कोई थोड़ी परेशानी नजर आ रही है तो फिर उसको कस्टम अधिकारी के द्वारा ही मैनुअली चेक करते हुए उसको पास करवाया जाएगा। ठीक है जी, यस सर। उसके बाद में बाबू सेक्शन 47 का ये आपका पहला पार्ट यहां पर खत्म होता है। दूसरे पार्ट के अंदर वो पेमेंट की आपसे बात करके चलता है। आपने नोट कर लिया हो तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। जी, पलट दूं पेज। 7वां हो गया, हाँ, सेकंड नंबर पे बात कर रहे हैं पेमेंट, कि आपको पेमेंट कब करना होगा, आपको पेमेंट कब करना होगा, पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो देखो भाई, बात ऐसी है, एक है आपका नॉर्मल सिस्टम और एक है डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। एक है आपका ये नॉर्मल सिस्टम और दूसरा आएगा डेफर्ड पेमेंट प्लान। नॉर्मल सिस्टम के अंदर बात करते हैं कि जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट अगर किया है, सेल्फ असेसमेंट आपने किया है, तो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी टू बी पेड along with बिल ऑफ एंट्री। जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं उसी के साथ, जी हां, बिल ऑफ एंट्री के साथ ही आपने जितनी ड्यूटी सेल्फ असेस की है आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इंपोर्ट ड्यूटी आपने बताइए कि भाई साहब मेरी 1 लाख रुपए की है तो आपको 1 लाख रुपए आपको पे करने होंगे। पर मान लीजिए अगर आपका केस रीअसेसमेंट में चला जाता है, अधिकारी कहता नहीं, मैं आपके इस असेसमेंट पे एग्री नहीं करता हूं, रीअसेसमेंट की बात अगर हो जाती है तो उस केस में फिर वो क्या करेगा, जिस दिन रीअसेस करके आपकी फाइल आपको लौटा देगा उसके +1 डे, 1 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना पड़ जाएगा। 1 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर मामला रीअसेसमेंट में चला गया है। रीअसेसमेंट में मान लीजिए आपका निकल के आया था 1,50,000 रुपए, तो जो बैलेंस 1 लाख तो पे कर चुके, तो जो आपका ये 50,000 रुपए है इसके लिए आपको 1 दिन का समय मिलेगा। तो सिंपली समझिएगा, जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, लाख रुपए वहां भर दिए, उसने कहा नहीं भाई साहब, लाख नहीं 1.5 लाख बनेगा, तो आप जिस दिन वो आपको बोलता है कि आपको चिट्ठी आती कि हाँ साहब 50,000 और भरना है, तो उसके 1 डे के अंदर अंदर आपको ये भरना होगा। यानी नेक्स्ट डे, अगर आज 26 फरवरी को पता लगा है तो 27 फरवरी को आपको ये काम कर देना है। नहीं किया तो इंटरेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। दूसरा आता है डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। हम लोग बात करते हैं डेफर्ड पेमेंट सिस्टम की, हम लोग बाबू बात करके चलते हैं। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के अंदर बताया जाता है, वो पहले की तरह जैसे आप जानते थे, मैं तो बस लिख रहा हूं ताकि इंपॉर्टेंट सेक्शन से पता होना चाहिए। आपकी मान लीजिए यहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग की डेट ये आ रही है, ठीक है जी। तो आपको पेमेंट की ड्यू डेट क्या रहेगी, कब तक आपको पेमेंट कर देना होगा, ड्यू डेट क्या पड़ेगी। तो इसमें बताते हैं कि अगर मान लीजिए महीने की 1 तारीख से लेकर महीने की 15 तारीख तक आपने ये कर्म कर दिया है, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी है, तो 16 तारीख को, 16th डे को आपको उसका पेमेंट करना होगा। इस पीरियड में, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में कभी भी बिल ऑफ एंट्री की बात हुई है तो महीने की 16 तारीख को आप पेमेंट कर दीजिए। 2 तारीख को है तो फिर भी 16 को, 15 को तब भी 16 को, 1 तारीख को तब भी 16 तारीख को, ठीक है ना। जो आपका ये सेकंड हाफ होगा, यानी कि 16 तारीख से लेकर जो मंथ एंड तक की हमारी बात करी जाएगी, तो उसके लिए रखा गया है फर्स्ट डे ऑफ
नेक्स्ट मंथ, है ना, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी एक दिन जोड़ के, यहां भी देखा जाए तो ब्रैकेट खत्म होने के बाद एक दिन जोड़ा जा रहा है, +1 किया जा रहा है। लेकिन एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है कि अगर मार्च का सेकंड हाफ हुआ तो क्या करोगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ये समस्या सिर्फ मार्च के केस में ही आएगी। अगर मार्च का सेकंड हाफ अगर आ रहा है ना, यानी कि दैट इज हम बात कर रहे हैं 16 से लेकर 31 मार्च की बात हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाले पैटर्न के मुताबिक 1 अप्रैल आना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 अप्रैल नहीं आएगा, इसके लिए 31 मार्च ही आपका रखवा दिया जाएगा। ऐसे करके ये हमारी बात बाबू यहां पे आती है। नोट करके हम आपको बता दें, इफ यदि आप पेमेंट नहीं करते, पेमेंट नॉट मेड बाय ड्यू डेट, तो आप तैयार रहिएगा इंटरेस्ट के लिए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम के ब्याज के लिए तैयार रहिएगा। ओके सर। और आगे यहां पर बात कर रहे हैं आपसे प्रभु, क्या बात कर रहे हैं सर, बता रहे हैं, हमें सांस तो लेने दीजिए जरा। हाँ जी, यहां पर बात कर रहे हैं मैंडेटरी ई पेमेंट। नंबर 3 पर आकर मैंडेटरी ई पेमेंट की जरूरत कहां कहां पर पड़ती है, मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की चर्चा कहां कहां पर होती है। एक, पहली बात, जब आपकी अगर मान लीजिए एक बिल ऑफ एंट्री, पर बिल ऑफ एंट्री इंपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट 10,000 और मोर है, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना जरूरी हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका जो इंपोर्टर बाबू है वो बाबू फॉल करता है या रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड बड़े लोगों की कैटेगरी में आता है, रजिस्टर्ड अंडर ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम के अंदर अगर वो आता है तो फिर उसको भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। वैसी ही बातें आपकी यहां पर लिखी हुई हैं, यह है, आप नोट कर लीजिएगा। हो गया बाबू? यस सर। देखो, ये आपका सेक्शन नंबर 46 कि बिल ऑफ एंट्री कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे फाइल होगी। पहले प्रेस्क्राइब फॉर्म लिखा था, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटेड होने से फॉर्म चेंज हो गए हैं। इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट की बात कर रहे थे, तो वो आ गया कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर जाएगी बिल ऑफ एंट्री। वर्डिंग्स में थोड़ा सुधार किया गया है। एडवांस बिल ऑफ एंट्री के लिए पहले बोलते थे विद इन 30 डेज, तो कैलकुलेशन में थोड़ा इश्यू हो जाया करता था कि पर्टिकुलर डे शामिल होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ी वर्डिंग सुधार के लिखी है, एट एनी टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू द एक्सपेक्टेड अराइवल, मतलब मैक्स टू मैक्स 30 डेज प्रायर टू अराइवल। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये आपकी जो डेट आ रही थी वो डेट थी 31/12, कहाँ गया, 31/12 की डेट थी, तो इसमें से सिंपली आप घटा दीजिए 30 डेज, सिंपली, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, इससे 30 डेज पहले, यानी कि 1/12 है 2019। हालांकि पहले भी हम यही किया करते थे लगभग, लेकिन कुछ इंटरप्रिटेशनल इश्यू आ जाया करता था कि ये डेट आपकी 1/12 रहेगी या 2/12 रहेगी, क्योंकि वर्डिंग थी ना विद इन 30 डेज, तो विद इन में ये 2 पढ़ी जाती थी प्रैक्टिकली, लेकिन इसको और क्लियर कट के लिखा गया है। 30 दिन एकदम क्लियर कट आपको दिए गए हैं, क्लियर 30 डेज दिए गए हैं। 31 में से सीधा 30 माइनस कर दिया, 1/12/2019 यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। आगे जो डिक्लेरेशन है उसके लिए कुछ चीजें अमेंड करी हैं। जो डिक्लेरेशन की पहले सिंपल डिक्लेरेशन मांग लिया करते थे, अब कह रहे हैं इन सच एंड अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इंपोर्टेड गुड्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, है ना। और उसके बाद में एक चेक पॉइंट, एक नया पॉइंट 4A करके बढ़ाया गया है, द इंपोर्टर हु प्रेजेंट बिल ऑफ एंट्री, क्योंकि अब नया फॉर्म है, नई बातें हैं, डिटेल्ड जानकारी मांग रहे हैं, तो भाई आप इंश्योर करना, इनको पूछा जाएगा आपसे कि डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, जो आपने इंफॉर्मेशन दी है ऑथेंटिकेटेड है, वैलिड है, ऐसी कोई एवं तो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन के केस में आपने कंप्लायंस पूरे कर रखे हैं कि नहीं कर रखे, वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। यानी कि ऑटोमेशन से आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वहां से मांगी जा रही है इन द फॉर्म्स। 47 के अंदर कस्टम अधिकारी यहां पर आपका ऑर्डर पास किया करता था, लेकिन अब
provided that such order may also be made electronically through the custom automated system on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria. और ये फिर अपने डेफर्ड पेमेंट की बात आ रही है जो मैं आपको प्रॉपरली बता चुका हूं, और ई पेमेंट इसमें बदलाव नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है। ठीक है मालिक। उसके बाद में अब यहां देखिए, अब इंपोर्ट में जिस प्रकार के चेंजेस आते हैं करस्पॉन्डिंगली बातें एक्सपोर्ट में भी आती है, तो ये बात मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा था आपसे डिक्लेरेशन साइन हो रही थी तो मैंने वहीं लिख दिया था कि देखो ऐसी बातें शिपिंग बिल के दौरान भी आपसे कंटेंट वगैरह मांगे जाएंगे। तो वैसी बात यहां पर है कि शिपिंग बिल आपका फाइल किया जाएगा ऑन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे फाइल किया जाएगा। पहले प्रेस्क्राइब फॉर्म था, अब क्या है, इन सच फॉर्म एज में भी प्रेस्क्राइब्ड है ना। बाबू देखो मैंने शुरू में जो आपको जो टेबल बनवाई है, मैं उस टेबल से बाहर नहीं गया हूं, उन्हीं चीजों को हम और एलाबरेट करके देख रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है ना, और कुछ जब शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट दोगे तो बताना पड़ेगा कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, क्योंकि सारे फॉर्म वगैरह बदल गए, वही वर्डिंग्स कॉपी पेस्ट है जो बिल ऑफ एंट्री के अंदर थी डिक्लेरेशन वाली। और एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस है, इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, कंप्लायंस किए हैं रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिटेड गुड के संबंध में। तो मैं अलग से इनको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये और कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस हैं आपके, है ना जी। ठीक है सर जी। और उसके बाद में फिर आता है आपका पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मालिक। हाँ, हमारी अगली अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 51A न्यूली इंसर्टेड इन योर बुक, इसकी भी हम बात कर चुके थे। गठबंधन हुआ है। नाउ कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा कैन ऑल्सो बी पेड थ्रू ई कैश लेजर। तो आइए प्रभु बात करते हैं इसके संबंध में। अमेंडमेंट नंबर कौन सी है? 8वीं है ना? हाँ जी, अमेंडमेंट नंबर आपकी 8वीं यहां पर आ रही है। वो क्या बोलती है? पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर। पेमेंट थ्रू ई कैश लेजर। ई कैश लेजर के थ्रू जब हम पेमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 3 हेडिंग है। पहला हेडिंग डिपॉजिट, पहला हेडिंग डिपॉजिट, ई कैश लेजर में डिपॉजिट करो, फिर वहां से इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का पेमेंट कर दो, है ना। दूसरी बात आएगी डिपॉजिट करो, वहां से आप पेमेंट कर दीजिए, और अगर कुछ एक्सेस जमा कर दिया है तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। सिंपल। ये गठबंधन के तहत ऐसा किया गया है मालिक, ठीक है ना। तो एवरी डिपॉजिट टुवर्ड्स ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा, ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी एटसेट्रा टू बी credited to e-cash ledger account। ई-कैश लेजर अकाउंट। फिर बात आएगी पेमेंट की। तो जो भी आपका अबव इंपोर्ट ड्यूटी है या इंटरेस्ट है या पेनल्टी है एटसेट्रा, इनका पेमेंट किया जाएगा बाय डेबिटिंग ई कैश लेजर, है ना। पेमेंट होगा बाय यूजिंग ई कैश लेजर, बाय यूजिंग ई कैश लेजर। उसके बाद में फिर हम अगर मान लीजिए एक्सेस डिपॉजिट हो गया है, एक्सेस डिपॉजिट इन ई कैश लेजर अगर आपका है तो रिफंड हो जाएगा। तो रिफंड आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर अगर मान लीजिए जैसे नया सिस्टम है, ई कैश लेजर के थ्रू रूट किया कर रहे हैं, तो जैसे कि भाई हो क्या रहा है कि देखो यहाँ आ गया आपका कस्टम डिपार्टमेंट, है ना, और यहाँ है आपका ये ई कैश लेजर आ गया।
सर ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, सॉरी, ई क्रेडिट लेजर की बात मत करना बिल्कुल भी यहाँ पे। क्यों नहीं करें सर? बताता हूँ, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। और यहाँ पर है इम्पोर्टर, तो आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ से फिर बात यहाँ पर हो रही है। पहले डायरेक्टली ही जाया करते थे, सीधा पेमेंट किया करते थे, लेकिन अब इसके इस्तेमाल में जा रहे हैं। क्या ये रास्ता बंद हो गया है या अभी भी चालू है? ये रास्ता कुछ लोगों के लिए, अगर दिक्कत कहीं पर कोई आती है तो ये रास्ता अभी भी चालू है माय डियर। ये रास्ता बंद नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर कोई गुड्स या असेसी के लिए नोटिफाई करे कि नहीं आप डायरेक्ट जा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। यही है आपका पॉइंट नंबर 4 करके, ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई ई क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप यहां पर बात करते हो, ओके, आपके पास में यहां आईटीसी अवेलेबल है माय डियर। मान लो आपके पास में 50,000 का आईटीसी है। यहां आपका बनता है आउटपुट टैक्स बनता है, और आउटपुट टैक्स भरने के लिए आप अपने आईटीसी का इस्तेमाल करके चलते हो। ऐसे होता है, हाँ जी। आपने पढ़ रखा है, सेक्शन नंबर 49 ऑफ जीएसटी में लिखा हुआ है कि आईटीसी कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, है ना। लेकिन जब आप कोई गुड्स वगैरह इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट तो आपकी बनती है इनवार्ड सप्लाई, और इनवार्ड सप्लाई की जब बात होती है तो उस पर जो भी टैक्स जन्म लेगा वो इनपुट टैक्स होगा। इनवार्ड सप्लाई से इनपुट टैक्स निकलता है और आउटवर्ड सप्लाई से आउटपुट टैक्स निकलता है बाबू। आम के पेड़ है तो आम ही लगेंगे, अमरूद नहीं लगेगा। इनवार्ड सप्लाई तो इनपुट टैक्स बनेगा। तो इस इनपुट टैक्स अगर आईजीएसटी वगैरह है तो उसका क्रेडिट तो मिल जाएगा, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट क्या इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? क्या उल्टी गंगा बह सकती? नो, क्रेडिट कैन नेवर बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, इट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर द आउटपुट टैक्स। इसका बहाव ऐसे है, ऐसे नहीं मालिक, ठीक है ना। ओके सर जी, तो इसलिए यहां पर सिर्फ ई कैश लेजर की बात करेंगे, ई क्रेडिट लेजर की अब बात नहीं करके चलेंगे। तो ये था आपका सेक्शन 51 करके कि एवरी डिपॉजिट शैल बी क्रेडिट टू ई कैश लेजर, और उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। एक्स्ट्रा है तो रिफंड मिल जाएगा। और यहाँ पर डायरेक्ट रूट भी आपको दिया जा सकता है नोटिफाइड पर्सन्स वगैरह के लिए, ई कैश लेजर के थ्रू मत चाहिए। चौथा पॉइंट आपका ये यहाँ पर बोलकर चलता है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूं कि आप ऐसे भी गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है ना। यस, अब प्रभु आगे चलते हैं मालिक, और देखते हैं कथा को आगे की तरफ मूव कराते हैं और चलते हैं आगे आगे। पर यार संदीप, बहुत देर हो गई मुझे, भाई बता जरूर देना। नंबर है 9810012161 कि सब प्रॉपरली समझ में आया या नहीं आया। 1.5 घंटा से ऊपर समय हो गया है और मैंने आपसे आपके हालचाल तक नहीं पूछे हैं, इसलिए कि मैं आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ये एक्सपोर्ट संबंधी कुछ एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बदलाव किए गए हैं। एक बदलाव तो वही जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि सेक्शन 30 कॉमन सेक्शन बना दिया गया है इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स के लिए। ऐसे ही आपका वही एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड गुड्स कॉमन सेक्शन 41, इसका जिक्र मैं आपसे पहले शुरुआती दौर में ही कर चुका हूं। कौन से नंबर की अमेंडमेंट पर आपको मैं बता देता हूं मालिक। इसका मैंने आपसे जिक्र किया था अमेंडमेंट नंबर 5 पर कि सेक्शन 41 और सेक्शन 30 में कॉमन सेक्शन बना दिए गए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंध में, ठीक है जी। और जहां जहां पर ईजीएम का जिक्र था तो ईजीएम की जगह हो गया है डिपार्चर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। तो इन चेंजेस को मैं नहीं लिख रहा जो ऑलरेडी हमारी नोटिंग में आ चुकी है। ऐसे ही हमारा ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के अंदर जहां जहां भी आईजीएम था वहां वहां लिख दिया गया, और जहां जहां प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म की बात थी वहां वहां लिख दिया गया फॉर्म टू बी प्रेस्क्राइब्ड, है ना। तो इसमें भी प्रैक्टिकली कोई चेंज नहीं है। उसके बाद में आते हैं अपने हम वेयरहाउसिंग चैप्टर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे क्लियरेंस ऑर्डर की बात हो रही है ना बाबू, वो क्लियरेंस ऑर्डर कैन बी इशूड या मे बी इशूड थ्रू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। तो सेक्शन नंबर 60 में आप झांक कर देखिएगा, इसमें वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको शुरुआती टेबल में लिखवा दी थी। अब इस बात को मैं दोबारा यहां नहीं लिखना चाहता, रिपीट नहीं करना चाहता। तो प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर मे शैल नहीं है, मे डॉक्यूमेंट फाइलिंग शैल बी फाइल्ड, बट क्लियरेंस ऑर्डर थोड़ा रिस्की काम है यार, इतनी जल्दी आप हवा में मत उड़िए।
करा मे बी इशूड। अगर सिंपल सा आसान सा सब प्राइमा फेसी केस तो चलो ठीक है यार, मे ऑल्सो इशूड थ्रू कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम। तो वही बात, चाहे आपका सेक्शन 60 का ऑर्डर हो, चाहे आपका सेक्शन 68 का। 60 का जो ऑर्डर है वो पोर्ट से वेयरहाउस में डलवाता है, और 68 का वेयरहाउस से होम कंजम्पशन की बात करके चलता है। तो दोनों प्रकार के आपके जो ऑर्डर्स हैं ये कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू हो सकते हैं। और वही बात आपके सेक्शन 69 के अंदर भी लिखी हुई है, जब हम एक्सपोर्ट के संबंध में अपनी बात करके चलते हैं मालिक। ठीक है जी, यहां तक की बात हमारी हो चली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आ रहा है आपका सेक्शन नंबर 17 को लेकर हम बात करने वाले हैं। आपकी अगली अमेंडमेंट आपके सामने आ रही है। टन टन, नंबर कौन सा है? नंबर है 9वां नंबर। 9वें नंबर के अमेंडमेंट का आप जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। अमेंडमेंट नंबर 9 कहां है हमारे पेज? ये आ गई। संदीप भैया आ जाओ। अमेंडमेंट नंबर 9 की हम बात करने वाले हैं। ठीक सर, देखो बाबू सॉरी, हम यहां बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर कौन से की, 17 की या फिर 18 की? आप कौन से की बात कर रहे हो सर? बाबू सेक्शन 17 की मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखो आप सब जानते हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये सारा जो मामला निकल के आया है ये ऑटोमेशन के चलते। अब असेसमेंट की प्रोसेस, असेसमेंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपने सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया कि बिल ऑफ एंट्री भी, यहां तक कि क्लियरेंस ऑर्डर वगैरह भी। तो इसी चक्कर में आपके असेसमेंट की डेफिनेशन एलाबोरेट की गई थी। और जो सेक्शन 17 है कि असेसमेंट कौन करता है, डेफिनेशन में बताया जाता है असेसमेंट कैसे होता है। जैसे मोहब्बत मूवी देखी है, एक लड़की थी दीवानी से, गलियों से गुजरा करती थी, कुछ कहना था उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे तो बस यही पूछा करती थी। ये असेसमेंट कैसे होता है, ये असेसमेंट कौन करता है, ये असेसमेंट कब होता है, यही सारी बातें। तो हम बात कर रहे हैं असेसमेंट क्या होता है। तो क्या का जवाब दे दिया बाबू सेक्शन नंबर 2 ने, है ना। असेसमेंट कौन करता है, कौन का जवाब दे रहा है? सेक्शन नंबर आपका 17 ये बता रहा है ना। तो देखते हैं इसमें क्या किस प्रकार का बदलाव किया गया है। तो इसमें जो आपकी वर्डिंग्स आती हैं कि जो असेसमेंट है, असेसमेंट को वेरीफाई किया जा सकता है, मतलब कस्टम अधिकारी में वेरीफाई, या ऐसे लिखूंगा कस्टम अधिकारी में वेरीफाई आपका जो सेल्फ असेसमेंट होता है। कस्टम ऑफिसर में वेरीफाई द सेल्फ असेसमेंट। एंड वर्डिंग्स जो ऐड की गई हैं, एंड एंट्री मेड अंडर सेक्शन 46 और या 50 में। पता है, चूंकि इनके आपके नए फॉर्म हैं, ठीक है जी, डिटेल्ड इन्फो है, तो इस बात को यहां पर जोड़ दिया गया है कि भाई साहब जब आप जांच करने बैठो ना तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख के चलना, क्योंकि सारी बातें नई निकल कर आ रही हैं। ठीक है जी। मे वेरीफाई, मे का मतलब सभी वेरीफाई नहीं होंगे। कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम की बात चल रही है, तो फिर क्या आधार होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा कि हम किन किन को वेरीफाई करके चलें। तो वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एवेल्युएशन सिस्टम। मतलब वही बात कि भाई लॉट साइज क्या है, कितना बड़ा है ना, और गुड्स आपका कौन सा है, संवेदनशील गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है, आपका एसएससी का पीछे चरित्र कैसा रहा है ना, वो फ्रॉडी रहा है या ऑनेस्ट रहा है, वो उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है,
इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा यहां पर किया जा रहा है। तो ये चीज प्रैक्टिकली यहां पर ऐड करी गई है। एक तो भाई नए फॉर्म में जरा ध्यान से देखना, और वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एवेल्यूएशन सिस्टम के हिसाब से आप ये देखकर चलेंगे जी। उसके बाद में बाकी जो बदलाव है वो ऐसा कुछ नहीं कि नई बात सिखा गया हो आपको, ठीक है ना। और मतलब चेंज तो यही है। और एक और चेंज, इसका जो बड़ा चेंज है जो बताने वाला है, पता कुछ चीज ना करस्पॉन्डिंग होती है तो उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा चेंज, यहां पर एक प्रोविजन था पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट का एक प्रोविजन हुआ करता था एट द एंड ऑफ द सेक्शन। वो प्रोविजन जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। रीजन उसके पीछे ये है कि आपके लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम यहां पर ले आए हैं, इसलिए चुन्नू मुन्नू टाइप के इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमारा स्पेशल सिस्टम अलग है जिसके लिए एक नया सेक्शन 99 कैपिटल ए सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आइए सेक्शन 17 के इस चेंज को हम देखते हैं कि वो कह क्या रहा है और कर क्या रहा है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जी, सेक्शन 17 के अंदर ये देखो, द प्रॉपर ऑफिसर मे वेरीफाई, पहले बोलता था सेल्फ असेसमेंट ऑफ सच गुड्स। अब चूंकि फॉर्म नए हैं इसलिए भाई साहब इनको भी आप ध्यान से देखिएगा। तो ये वर्डिंग्स यहां पर ऐड कर दी गई हैं, बाकी पुरानी वर्डिंग्स हैं। ये वर्डिंग्स थोड़ी सी सुधार किया गया है, करस्पॉन्डिंग चेंज है। प्रैक्टिकली इसमें कोई बड़ा चेंज बताने वाला नहीं है। और जो ऑडिट का आपका प्रोविजन था कि भाई हम ऑडिट वगैरह भी करेंगे, वो ऑडिट का प्रोविजन यहां से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट प्रोग्राम आपके लिए लाए गए हैं। दूसरा, 5वें पॉइंट के अंदर भी कुछ वर्ड काटे गए हैं। कोई मुझे बता सकता है क्यों काटे गए हैं? ये लिखवाने वाला चेंज नहीं है, क्योंकि इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ राइटिंग में, लिखने के तरीके में, प्रेजेंटेशन में बदलाव आता है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Where any reassessment done under subsection is contrary to self-assessment done by the importer or exporter regarding valuation. Assessment done regarding valuation, classification, exemption, concession, availed this, ये सारे वर्डिंग्स काट दिए। इसलिए काट दिए क्योंकि आपकी जो असेसमेंट की डेफिनेशन है उसे एलाबोरेट किया जा चुका है। अगर मैं असेसमेंट वर्ड बोलता हूं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली असेसमेंट वर्ड के अंदर आ जाती हैं, है ना बाबू। शुरू में मैंने ये परिभाषा पढ़ाई थी कि क्या क्या रेलेवेंट फैक्टर होते हैं। तो इसलिए अगर ये सारे काम जो आगे लिखे हुए थे इसी शब्द के अंदर समा गए हैं तो इन शब्दों को आपको अलग से डिफाइन करने की या लिखने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसलिए ये कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं है कि मैं आपको अमेंडमेंट नंबर बना के इसका अमेंडमेंट दूं कि भाई ऐसे है, जैसे पहले था आज भी वैसे है। इसे बोलते हैं शब्द सुधार। बाकी अमेंडमेंट वैसे नहीं इसका कि कुछ इंपैक्ट आएगा निकल के, शब्द सुधार है, ठीक है जी। और ये इसलिए क्योंकि स्पेशल हमारे पास में सिस्टम आ चुका है, इसलिए आपका ऑडिट वाला प्रोविजन यहां से डिलीट कर दिया गया है। आगे बात आ रही है आपके अमेंडमेंट नंबर 10 की हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। अमेंडमेंट 10 में क्या बताया जाता है? सर, यहां पर आपका सेक्शन नंबर 18 से संबंधित है। अमेंडमेंट नंबर 10 जो आपके सेक्शन नंबर 18 से रिलेट करके चलता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो ये जो सेक्शन 18 है जिसमें हम बात करते हैं प्रोविजनल असेसमेंट की। पहले ये जो था सेक्शन 18, ये प्रोविजनल असेसमेंट की बात किया करता था सिर्फ फॉर इंपोर्टेड गुड्स, लेकिन अब ये आपका एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर एक्सपोर्ट गुड्स के लिए भी। इंपोर्टेड गुड्स के साथ साथ अब एक्सपोर्ट गुड्स का भी यहां पर प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। तो बेसिकली ये नीड थी दरअसल कि आप जब प्रोविजनल असेसमेंट की बात कर रहे हो तो ऐसी दिक्कतें आपको जो इंपोर्टेड गुड्स में आती हैं वैसी एक्सपोर्ट गुड्स के संबंध में भी आ सकती हैं। तो आप इस प्रोविजन को थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने सेक्शंस को कॉमन बनाने का प्रयास किया है, चाहे वो आपका सेक्शन नंबर 30 हो इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स दोनों के लिए।
चाहे वो आपका सेक्शन नंबर 41 हो इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट गुड्स दोनों के लिए, चाहे वो आपका ये सेक्शन 18 हो इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट दोनों गुड्स के लिए रखवाया गया है। और यहां पर एक छोटी सी बात और कही गई है, हालांकि ज्यादा बोलनी जरूरी नहीं थी, और लेकिन फिर भी अगर है तो बता देता हूं, हालांकि लिखने वाली जरूरत नहीं है। फॉर प्रोविजनल टू फाइनल, फॉर प्रोविजनल टू फाइनल असेसमेंट, जब हम प्रोविजनल से फाइनल असेसमेंट की तरफ मूव करते हैं तो जो असेसी है प्रोवाइड कराएगा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। जो आपका असेसी है वो प्रोवाइड कराएगा बाबू रेलिवेंट डॉक्यूमेंट टू प्रॉपर ऑफिसर। रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड करा के चलेगा, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। एंड जो ऑफिसर है क्विक बना रहे हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं कि यार तुम्हें देना है, तुम देना टाइम से देना उनको, है ना, और वो भी विद इन टाइम, ताकि क्विक बने। मैंने आपको लिखवाया था जो मेजर चेंजेस थे, उनके अंदर एक बात लिखवाई थी कि जो ये चेंजेस हैं बेसिकली एक तो स्ट्रिक्ट किए गए हैं और क्विक बनाने का प्रयास किया गया। तो ऑफिसर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि ऑफिसर शेल डन इट इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम। प्रेस्क्राइब्ड टाइम के अंदर ये आपका बता के चलेगा। तो ये छोटी सी बातें हैं, बस पॉइंट तो ये कि ये सेक्शन 18 को कॉमन बनाया गया है। जो चेंज है प्रैक्टिकली वो यही है। कैसे सर? ये देखो जरा, नोट कर लिया आप लोगों ने? इन प्रेस्क्राइब टाइम, ठीक है जी, हो गया? हाँ जी हो गया है। तो देखो बाबू, यहां बोलता है ये रहा, तो जो पहले था अपना ऐसे करके कि यहां पर चाहे जो मर्जी लिखा हो सेक्शन 46 या 50 के अंदर, तो सेल्फ असेसमेंट जो हो रहा है आपका वो इस प्रकार से लिया जाएगा, यानी सेक्शन 46 एंड 50 दोनों की यहाँ पे बात करके चल रहा है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं ना बाबू, तो देखो ये सेक्शन 18 कॉमन तो रियल में पहले से ही था, लेकिन वर्डिंग्स में क्लैरिटी नहीं थी। वर्डिंग्स जब यहाँ से पढ़ते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ये सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, लेकिन सेक्शन 50 का नाम लिख देने से अब ये चीज क्लियर कट निकल के सामने आ जाती है कि दिस सेक्शन इज कॉमन फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स। और इसमें एक 1A पॉइंट डाला गया है कि अधिकारी जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा आप वो प्रोवाइड कराओगे, और अधिकारी भी टाइम से अपना ये ऑर्डर पास करके चलेगा। तो कहीं ना कहीं क्विक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद एक और बदलाव है, लेकिन ये वो बदलाव नहीं है जिसे मैं लिख कर बताऊं। क्यों सर? क्योंकि बाबू 28AB पहले इंटरेस्ट का ये सेक्शन हुआ करता था कि भाई सब 15% का ब्याज लगाया जाएगा। वक्त के साथ ये सेक्शन आपका रीनेम हो गया, इसको नाम दे दिया गया 28AA। ये वर्षों पहली बातें हैं, लेकिन आज भी यहां बाई मिस्टेक 28AB का ही रेफरेंस था, तो इन्होंने उसको करेक्ट किया है कि ए नहीं, ए बी तो भाई साहब डिलीट हो गया है, उसको रिप्लेस किया गया बाई 28AA से। तो उसको यहाँ पे शब्दों में जो लॉ में जो डिफेक्ट था थोड़ा सा, उसे दूर किया है, वरना होता तो पहले भी वही था जो आज हो रहा है। तो ये कोई वैसे बदलाव नहीं है, शब्द सुधार है, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी यहां पर आकर 10 अमेंडमेंट। अब मेरे बेसिकली मैं अपनी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट की तरफ अब मूव करने वाला हूं, जिसमें टाइप्स ऑफ ड्यूटीज की बात होगी, जिसके अंदर हम दो प्रकार की महत्वपूर्ण अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे। एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज क्या है, क्यों है, कैसे है और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और साथ में आईजीएसटी की कैलकुलेशन के लिए जो नया फॉर्मूला इन्होंने रच दिया है। ये बेसिकली हमारा जो रेवेन्यू वाला पार्ट था ना, जो मेजर टेबल थी हमारी, उसमें उसको हम डिस्कस करके चलेंगे, और विद द हेल्प ऑफ सम स्मॉल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो एक बार देख लें, नजर डाल लें कि अब तक हमने कितना काम अपना खत्म कर लिया है। तो देखो, शुरुआती दौर में ही मैंने आपको जो बताया था बाबू, आप चेक करना, अब आपको टेबल में और मजा आएगा पढ़ने में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कस्टम लॉ इंटीग्रेट विद जीएसटी हुआ है, एंड ऑटोमेशन की यहां पर बात करी गई है। एंड ऑटोमेशन यहां लिख दो, एंड ऑटोमेशन।
तो नाउ बिल ऑफ एंट्री, शिपिंग वगैरह सब के सब ये कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे गए हैं। ऑल क्लियरेंस ऑर्डर सारे के सारे कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम पे चले गए हैं। नाउ पेमेंट ऑफ इनपुट ड्यूटी ई कैश लेजर के माध्यम से, डॉक्यूमेंट, क्लियरेंस ऑर्डर एंड पेमेंट। ड्यू टू दिस, इस तरह से हमारे कई सारे करस्पॉन्डिंग चेंजेस आए हैं। असेसमेंट की डेफिनेशन रिड्राफ्ट की गई है, वेरिफिकेशन ऑडिट वगैरह के प्रोविजन थोड़े टाइट करे गए हैं। ये मैं आपको अभी बताऊंगा ब्रेक के बाद में। ये सोशल वेलफेयर सरचार्ज और इसकी पूरी कैलकुलेशन और ये जो फॉर्मूला नया रच दिया गया है इसके बारे में। इंपोर्ट ऑफ गुड्स में एग्जम्पशन दी गई है 25A और 25B में आपको इसमें करवा चुका हूं कि किस प्रकार से उनको बोला गया है कि आप ऐसे करके चलेंगे। और बाकी कंट्रोलिंग सिस्टम के तहत सेक्शन आएगा आपका अगली क्लास के अंदर, स्पेशल ऑडिट प्रोविजन सेक्शन 99A यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है। कंट्रोलिंग के चलते ये पावर एक्सटेंड कर दी गई है। सीजर कन्फिस्केशन की बातें अभी होने वाली बाकी हैं। 120 दिन के अंदर आपको रिडम्पशन फाइन का पेमेंट करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया है, ये डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो गया है, CBEC CBIC हो गया है। और बिल ऑफ एंट्री की फाइलिंग का टाइम वो भी आपका, मैंने बताया था ना 1 दिन की जो बात कर रहे थे और -30 डेज की जो बात कर रहे थे उसको यहाँ पर बदलाव किया गया है। तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि ये क्लास YouTube पर जाने वाली है, तो ये जो YouTube पर देख रहे हैं बताइएगा जरूर मालिक, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।